हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। दिस इज़ मी दीक्षांत। ठीक। और हम लोग कवर कर रहे हैं अक्टूबर मंथ की मैगज़ीन। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटी का सेक्शन। क्या कवर करेंगे? पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक। तो ये इसके अंदर आर्टिकल हैं। बिना किसी फालतू की किसी चीज़ के हम लोग चालू करते हैं डायरेक्टली। ठीक। द पॉलिटी एंड गवर्नेंस। द फर्स्ट आर्टिकल इज़ प्रिजन रिफॉर्म्स। पहला आर्टिकल कौन सा भाई? प्रिजन रिफॉर्म्स। देखो हुआ क्या है कि अभी अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने रिलीज़ की है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023 रिपोर्ट। ठीक। ये जो आर्टिकल है इट इज़ मोर रिलेवेंट फॉर द मेंस। ठीक। क्योंकि मेंस में पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई किस तरह से हमारा इंडिया का जो जस्टिस सिस्टम है वो काम कर रहा है, किस तरह जो हमारी जेल हैं वो कैसे ऑपरेट करती हैं। इस टाइप की चीज़ें मेंस में पूछ ली जाती हैं। तो गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे पहले कि प्रिजन्स जो इंडिया है वो कैसे गवर्न हो रही हैं। तो मैं पहले एक बात बताऊं कि हाँ भाई हमारे संविधान के अंदर शेड्यूल्स होते हैं, सभी को पता है। किसी ने भी पॉलिटी पढ़ी हो तो पता होगा शेड्यूल्स होते हैं। और 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी हुई हैं। एक सेंट्रल लिस्ट, एक मतलब यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर इकलौता सेंटर यानी यूनियन लॉ बनाएगा। और स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर स्टेट लॉ बनाएगा। और कंकरेंट लिस्ट वो है जिसके ऊपर यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं है, ये सभी को पता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रिजन है और प्रिजन के अंदर जो डिटेन्ड लोग हैं वो स्टेट के अंदर आते हैं, वो स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। इसलिए जेल का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक। इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो क्या करता है, वो स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को गाइड करता है, सपोर्ट करता है प्रिजन से जुड़े हुए किसी भी इशू के अंदर या फिर प्रिजन से जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। कौन सपोर्ट कर रहा है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब होम मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है। इससे पहले क्या कह रहा है कि पहले एक टाइम था जब प्रिजन एक्ट 1894 हुआ करता। आज से 131 साल पुराना एक्ट है ये, अंग्रेज़ों के ज़माने का एक्ट है। और उसके अलावा हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के लिए एक प्रिजन मैनुअल बनाया करता। इस चीज़ की मदद से हम लोग क्या किया करते, प्रिजन्स को गवर्न किया करते। लेकिन 2023 आया, बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट यूँ बोली कि बहुत हो गया, पुराने लोग वगैरह कुछ नया करते हैं। तो वो लेके आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रिपेयर किया मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023। क्या? दोबारा बोलो एक बार मेरे साथ, मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट। अब ये कह रहा है कि मैं तुमसे यूँ कहता हूँ कि चलो आंसर राइटिंग करते हैं भाई, और आंसर राइटिंग में मैं तुमको मॉडल आंसर्स दूंगा। हर जो बच्चा है शुरुआत में मॉडल आंसर से ही लिखने की कोशिश करता है। कुछ ब्रिलियंट जो होते हैं वो आंसर सीख के पैदा होते हैं। तो मॉडल आंसर जो हैं ये मिल गए आपको। अब मैं कह रहा हूँ कि इस मॉडल आंसर की लाइंस पे अपने अपने आंसर जो है फ्रेम करो। तो इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि मैं मॉडल एक्ट बना रहा हूँ और इस मॉडल एक्ट की लाइंस पे हर स्टेट अपना अपना जो लॉ है, अपने अपने प्रिजन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको रिफॉर्म कर लो। तो बेसिकली क्या है ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है स्टेट्स के लिए कि वो अपने ब्रिटिश एरा के लॉज को रिफॉर्म करें। तो और साथ ही साथ ये जो मॉडल प्रिजन्स वाला एक्ट है, यही एक्ट, ये जो हमारे पुराने एक्ट थे जैसे प्रिजन्स एक्ट 1900, ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950, इन एक्ट के जो काम के प्रोविजंस थे उसको भी अपने अंदर एसिमुलेट करता है। ठीक। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो कोई इशू नहीं है। देखते हैं आगे, देखते हैं। चलो, नीड फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स, क्या ज़रूरत है प्रिजन्स के अंदर रिफॉर्म करने की। ये रिपोर्ट आई। ठीक है, ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर अगर 100 लोग जेल के अंदर हैं, पूरे इंडिया में अगर 100 लोग जेल के अंदर हैं तो उसमें से 75% जो लोग हैं, वो 73% जो लोग हैं वो अंडर ट्रायल हैं। अब अंडर ट्रायल क्या होता है? देखो, जब आप 8वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो क्या होता है कि एक आदमी, एक इंसान जिसके ऊपर कुछ वो लगा हुआ है, क्या जो अक्यूज्ड है
मतलब इसने कोई क्राइम किया है या फिर क्राइम नहीं किया है, इस चीज़ का आरोप लगा है, ठीक है, आरोपी। अभी हमको कंफर्म नहीं है कि इसने क्राइम किया है कि नहीं किया है, तो ये अक्यूज्ड है। इस बंदे का केस जाएगा कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट इससे पूछेगा कि डू यू प्लीड गिल्टी, ठीक, कोर्ट कहेगा डू यू प्लीड गिल्टी, क्या आप अपने आप को मानते हो कि आपने गलत काम किया है? तो ये कहेगा ना ना ना, मैं अपने आप को क्यों गिल्टी प्लीड करूंगा भाई। ये कहेगा नहीं, नो। तो अब इसके बाद कोर्ट कहेगा चलो ठीक है, अगर तुमने अपने आप को गिल्टी प्लीड नहीं करते हो तो हम तुम्हारे ऊपर केस चलाते हैं, ठीक है। केस चलेगा आगे, केस चलने के बाद केस चलता रहेगा, उसकी पेशियाँ लगेंगी, और जब तक केस डिसाइड नहीं हुआ है फाइनली, तब तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये आदमी सच में मुजरिम है या नहीं है। तो इस टाइम के अंदर जब तक केस डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये कौन है, ये एक अंडर ट्रायल है, इसकी ट्रायल चल रही है कोर्ट में, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होने का कारण ये है कि हमारी कोर्ट जो है वो बहुत स्लो काम करती है, ठीक। हमारे कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, हमारे कोर्ट्स बहुत स्लो काम कर रहे हैं। उसके अलावा अब इतने ज़्यादा अंडर ट्रायल हैं, तो जाहिर सी बात है कोर्ट्स के अंदर, जाहिर सी बात है प्रिजन्स के अंदर भीड़ होगी, ओवर क्राउडिंग होगी। तो हमारी नेशनल ऑक्यूपेंसी कितनी है, 120%। यानी अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कंट्री के अंदर 1000 लोग रखने की जगह है जेल में, लेकिन उसकी जगह मैंने 1200 लोग भर रखे हैं नेशनल लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे। तो ये क्या हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गया। कहता है और तो और दिल्ली के अंदर हमने 1000 की जगह, अगर 1000 हमारी कैपेसिटी है, तो उसमें मैंने डबल लोग भर रखे हैं, 2000, 200%। फिर कह रहा है कि स्टाफ की वैकेंसीज है भाई, स्टाफ की ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो रही, ठीक है। मात्र 20% जेल का जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग मिल रही है रीओरिएंटेशन वाली। तो ये जो डेटा है ना, इसको थोड़ा थोड़ा याद रख लेना। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, अंडर ट्रायल बहुत ज़्यादा है, ओवर क्राउडिंग हो रही है, स्टाफ की वैकेंसीज है, पुअर स्टाफ ट्रेनिंग है। उसके अलावा ये कह रहा है कि मात्र 35 वीमेन जेल है, मतलब औरतों के लिए, इफ़ देयर आर वीमेन इन द जेल, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ कम हैं, इनएडिक्वेट वीमेन फैसिलिटीज़। फिर अगर कोई आदमी जेल में पहुंच गया तो उसका रिहेबिलिटेशन अच्छा नहीं हो पा रहा। मतलब तुम जेल में पहुंच गए, लेट अस अज्यूम तुम ना पहुंचो, मतलब कोई पहुंच जाए, जो आदमी, जिस आदमी ने कुछ गलत काम किया है, तो उसके बाद कम से कम ऐसा हो कि वो जेल से बाहर आए तो वो अपने आप को एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। तो मात्र 2245 कॉन्विक्ट्स जो है वो रिहेबिलिटेट हुए हैं, ठीक, इतनी सी बात थी। अब आगे देखते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू प्रिजन्स। मतलब कोर्ट क्या कह रहा है भाई, कोर्ट भी तो कुछ ज्ञान की बात बताएगा, कोर्ट भी तो कुछ ना कुछ कहेगा कि यार ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस। 2024 के अंदर ये केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग बनाते हैं ओपन प्रिजन्स। देखो ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप लोग गूगल करोगे तो वो कहता है कि ऐसे प्रिजन्स जिनके अंदर एक जो कैदी है, एक जो आदमी जिसको हमने कारावास में डाल रखा है, वो जेल से बाहर आ सकता है, अंदर जा सकता है, ठीक है। वो दिन में अपनी फैमिली के पास आ सकता है, रात को जो है वो दोबारा जेल में चला जाए। ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो ये वाला जो केस है, कह रहा है कि हमको क्या बनाना पड़ेंगे, हमको ओपन प्रिजन्स बनाने हैं। ये एक सॉल्यूशन है ओवर क्राउडिंग का, एंड इससे इट ऑल्सो प्रमोट रिहेबिलिटेशन, ठीक। अब ये केस ओपन प्रिजन के बारे में क्या कहता है, कहता है कि ओपन प्रिजन एक एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे प्रिजनर सर्व करते हैं अपना सेंटेंस विद मिनिमल सुपरविजन एंड पेरीमीटर सिक्योरिटी। मतलब हम उनको लॉकअप के अंदर बंद करके नहीं रख रहे, वो खुले में रह रहे हैं, ठीक। दे आर नॉट लॉक्ड इन द प्रिजन सेल्स। ये जो कंसेप्ट है हमने कहाँ अडोप्ट किया था, राजस्थान में अडोप्ट किया था। फिर द नेक्स्ट केस इज हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंडर हमारा क्या फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीडी ट्रायल। मतलब जल्दी से जल्दी मेरा केस ख़त्म करो यार, इतना लंबे टाइम तक मेरे को अंडर ट्रायल मत रखो। अगर मैं निर्दोष हूँ तो जल्दी से जल्दी मेरे को निर्दोष करार देके, जल्दी से जल्दी मेरे को निर्दोष करार देके मुझे घर भेज दो। इतनी सी बात कह रहा है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल। लंबे लंबे केस मत चलाओ यार, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब ऐसे काम मत करो।
रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ 1000 ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। वही बात है कि कह रहा है कि अगर स्पीडी ट्रायल होगा तो हज़ारों जो संख्या के अंदर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं वो छूट जाएंगे। मेजर्स टेकन फॉर द प्रिजन रिफॉर्म, क्या क्या अपन ने ऐसे कदम उठाए हैं कि प्रिजन्स के अंदर रिफॉर्म हो। ये 4-5 पॉइंट हैं, एक एक करके देखते हैं। MHA होम मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 वाले रूल्स, और साथ साथ में ये अपने पास एक्ट है ही है, ठीक है। और इनको इस तरह से अमेंड किया है कि प्रिजन्स के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक। सोचो प्रिजन के अंदर भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि अमेंडमेंट इस तरह से बनाए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुकन्या संस्था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में कहा था कि भाई प्रिजन के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस लाइंस के अंदर ये अमेंडमेंट्स किए गए हैं। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 का उद्देश्य ये है कि भाई लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस जो कि प्रिजन के एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिजन के मैनेजमेंट को गवर्न कर रहे हैं उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी लेके आई जाए। दोबारा सुनो, मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016, इसका उद्देश्य ये है कि देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी। किस चीज़ में यूनिफॉर्मिटी हो? ऐसे लॉ, ऐसे रूल, ऐसे रेगुलेशन जो प्रिजन के एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न कर रहे हैं, साथ साथ में प्रिजनर्स को भी मैनेज कर रहे हैं, उनके अंदर क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रिजन के अंदर कुछ गरीब लोग हैं तो उनको भी सपोर्ट दी जाए। अगर कोई ऐसा आदमी जो इतना गरीब है कि अपनी खुद की बेल का पैसा नहीं दे सकता, तो ज़मानत के लिए पैसा नहीं दे सकता ज़मानत के लिए, तो उसके लिए सेंटर ने चलाई है स्कीम, ठीक, सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर स्कीम। इसके अंदर क्या होगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को, ताकि ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे गरीब आदमी जो गरीब आदमी अपनी खुद की बेल भी सिक्योर नहीं कर सकता उसको मदद कर सके, ठीक है। और उसको मदद करके क्या करेगा? उसकी बेल का जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट पे कर देगा, ताकि वो आदमी प्रिजन से बाहर निकल जाए। फिर कह रहा हूँ कि मैंने ई प्रिजन प्रोजेक्ट चलाया है। क्या चलाया है? ई प्रिजन प्रोजेक्ट। ई से आपको पता ही है, सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये ई प्रिजन प्रोजेक्ट क्या है? इसको डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास जेल है, जेल की कुछ इन्फॉर्मेशन है और इस जेल की इन्फॉर्मेशन को मेरे को मैनेज करना है। तो इस चीज़ के लिए मेरे पास क्या है? इस चीज़ के लिए मेरे पास है प्रिजनर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं इस प्रिजन इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को और अच्छा चला सकूं, इसके लिए मेरे पास है ई प्रिजन प्रोजेक्ट। सही बात है, मैं रजिस्टर के अंदर बार बार लिख रहा हूँ किसी प्रिजनर की इन्फॉर्मेशन, उससे बढ़िया मैं ऑनलाइन डाल दूँ ना इसको। तो इससे मेरे को क्या होगा? इससे मेरे को मदद मिलेगी अलग अलग चीज़ें करने में। जैसे मेरे पास सब कुछ ऑनलाइन है तो मैं रिपोर्ट बना पाऊँगा अच्छे से, ठीक, उस चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाऊँगा। यार तुम एक तो रजिस्टर में चीज़ें लिख रहे हो और उसमें लिखने की बजाय तुम एक्सेल में चीज़ें लिख रहे हो, एक्सेल सॉफ्टवेयर में, तो यार कितना आसान हो जाएगा ना, सभी को पता है। फिर कह रहा है कि हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं प्रिजन को, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रिजन। मॉडर्नाइजेशन करने का उद्देश्य ये है कि जो भी सिक्योरिटी गैप्स हैं, सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो भी गैप हैं उन गैप्स को फिल करेंगे, ठीक। प्रोवाइड न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स टू जेल इन लाइन विद मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़। फिर कह रहा है, देखो इस चीज़ को याद रखना भाई, ये जो फास्टर है ना, फास्टर, कम से कम इसको दिमाग में रखना, ये चीज़ें तो याद रहेंगी आपको। ये तो साफ सिंपल बात है, एक सिंपल सी बात है कि मैं प्रिजन को मॉडर्नाइज कर रहा हूँ। ई प्रिजन प्रोजेक्ट आसान है, पुअर प्रिजनर स्कीम आसान है, ये याद रखना अपने को। फास्टर, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। दोबारा पढ़ो, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का। ये कह रहा है कि यार जो कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं ना, रिजोल्व डिले इन कम्युनिकेशन ऑफ बेल ऑर्डर्स। अगर किसी आदमी को कोर्ट ने बेल दे दी है, ठीक है, बेल के ऑर्डर्स जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंच सकें प्रिजन अथॉरिटी को। ये कोर्ट है, ये प्रिजन अथॉरिटी है, इस कोर्ट ने दे दिया है बेल, तो अब बेल जो है वो प्रिजन अथॉरिटी के पास जल्दी जल्दी पहुंचनी चाहिए स्पीड से, ताकि प्रिजन अथॉरिटी जो है वो किसी आदमी को बेल पे बाहर निकाल सके। साफ सिंपल बात है, ये तो कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट लेके आया, क्या लेके आया? फास्टर, फास्टर लेके आया, ये दिस इज़ द फास्टर, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि वे फॉरवर्ड और रिकमेंडेशंस हमको क्या करना चाहिए और आगे क्या क्या हमारे रिकमेंडेशंस हैं और चीज़ों को ठीक करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट
फॉलो सुप्रीम कोर्ट्स 3 प्रिंसिपल। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इम्प्रिजनमेंट और कस्टडी को लेके मैं तुमको 3 प्रिंसिपल बता रहा हूँ, 3 सिद्धांत बता रहा हूँ। पहला सिद्धांत क्या है कि एक इंसान अगर प्रिजन के अंदर है तो वो एक नॉन पर्सन नहीं बन जाता। मैं कह रहा हूँ कि एक्स पर्सन जेल में चला गया, इनटू द जेल बिहाइंड द बार्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन पर्सन बन जाएगा। और नॉन पर्सन क्या होता है? व्हाट इज़ नॉन पर्सन? नॉन पर्सन का मतलब ये है कि मैंने उससे उसके ह्यूमन राइट्स छीन लिए, मैंने उससे उसके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए। कहने का मतलब ये होगा कि इंसान जेल में चला गया ना, तो वहाँ भी अपने वो फंडामेंटल राइट्स को जेल की पेरिफेरीज के अंदर एक्सरसाइज कर पाएगा, ये कहना चाह रहा है ये। फिर कह रहा है कि पर्सन इन प्रिजन, उसको सारे ह्यूमन राइट्स मिलेंगे विद इन द लिमिटेशंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक। फिर कह रहा है कि देयर इज़ नो ज्यूरिस्डिक्शन ऑन एग्रेवेटिंग द सफरिंग इन द प्रोसेस ऑफ इनकार्सरेशन। ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि जब हम किसी आदमी को सज़ा सुना रहे हैं, उस प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसा काम ना किया जाए कि उस इंसान की सफरिंग्स जो हैं वो और बढ़ जाए। ठीक। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स पे कुछ ना कुछ ज्ञान की बात करेगी, क्योंकि ये सारा काम जेल वेल वाला जो इसको सुपरवाइज कौन कर रहा है? होम मिनिस्ट्री कर रही है। तो ये कह रहा है कि ट्रैकेबल ब्रेसलेट लगा दो, उस आदमी के हाथ में या पैर में ब्रेसलेट लगा दो और उस ब्रेसलेट के अंदर जीपीएस लगा दो कि उस आदमी को हम ट्रैक कर सकें। अगर मैं किसी आदमी को बेल के ऊपर बाहर निकाल रहा हूँ, चलो भाई जाओ जेल से बाहर ले जाओ बेल पे, तो उसके ऊपर लगा देंगे हम ब्रेसलेट। उसके अलावा कह रहा है कि हम लोग जो कॉलोनियल एरा की प्रिजन्स हैं उनको रिनोवेट करेंगे ताकि उनको हम म्यूज़ियम्स में कन्वर्ट कर सकें और उससे हम क्या कर सकें? रेवेन्यू कमा सकें। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं? स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती हैं प्रिजन डेवलपमेंट फंड, ताकि हम प्रिजनर्स को वेलफेयर कर सकें। फिर आती है अपने पास जस्टिस ए एन मुल्ला कमेटी। कौन आता है? जस्टिस ए एन मुल्ला कमेटी। जस्टिस ए एन मुल्ला कहते हैं कि हम लोग एक ऑल इंडिया सर्विस बना सकते हैं जिसका नाम होगा इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज। अगर ये बन जाती है तो इसका एग्ज़ाम भी यूपीएससी करवाएगा। फिर कह रहा है कि एक आदमी जेल से बाहर निकल गया, जेल से छूट गया, तो उसके आफ्टर केयर रिहेबिलिटेशन, ये चीज़ भी प्रिजन सर्विस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तुमने किसी इंसान को जेल में रख लिया यार, ठीक है, अब वो जेल से बाहर चला गया छूट के, मतलब वो बाइज्जत बरी हो गया, ठीक है, अब उसकी सज़ा ख़त्म हो गई, तो उसको यार तुम रिहेबिलिटेट करो। इट शैल बी द पार्ट ऑफ प्रिजन सर्विस। फिर मैं कह रहा हूँ कि प्रेस मतलब ये जो अपने टीवी वाले, मीडिया वाले, पब्लिक, ये, और करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस मतलब सुधार करने वाले लोग, प्रिजन के अंदर जो कैदी हैं उनको सुधार करने वाले इंस्टीट्यूशंस भी प्रिजन के अंदर अलाउ होने चाहिए। ठीक। अब ये कह रहा है कि जो आदमी अंडर ट्रायल है, कौन? अंडर ट्रायल मतलब वो अभी उसको सज़ा नहीं सुनाई गई है, ठीक है, और एक है कन्विक्ट्स, मतलब ये पक्का ये इन्होंने गलत काम किया है, इनको सज़ा सुना दी गई है, तो इनको कम से कम दूर रखो यार। अंडर ट्रायल्स इन जेल टू बी रिड्यूस टू बेयर मिनिमम, और इनको दूर रखो कॉन्विक्ट्स से। फिर आता है अमिताभ रॉय कमेटी। अमिताभ बच्चन की जगह यहाँ पे है अमिताभ रॉय कमेटी। ठीक। ये कह रहे हैं कि हमको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए ताकि जो छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं वो जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट ख़त्म कर दें और जेल में भीड़ ख़त्म हो, और ऐसे केसेस जो 5-5 साल से पेंडिंग है वो केस भी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट संभाले ताकि जेल के अंदर भीड़ ख़त्म हो। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर सीनियर सिटीज़न और बीमार आर्मी जो जेल के अंदर हैं या फिर कहीं भी हैं, उनको तुम बार बार कोर्ट के चक्कर मत कटवाओ, वीडियो कॉल करवाओ, और वीडियो कॉल के थ्रू काम हो सकता है सारा का सारा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव वुमेन प्रिजन्स, सही बात है, मेडिकल वार्ड्स बनाए जाएँ फीमेल इनमेट्स के लिए। फॉर्मुलेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स। ठीक। फिर कह रहा है कि अंडर ट्रायल, कॉन्विक्ट और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। अंडर ट्रायल आपको पता है क्या होता है, कॉन्विक्ट आपको पता है क्या होते हैं, जिन लोगों ने फाइनली कोर्ट ने कह दिया कि जाओ तुम भाई जेल में रहो अब क्योंकि तुमने कुछ गलत किया है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार कोई गलत काम किया है। इन सबको भाई तुम अलग अलग रखो, कोर्ट में एक साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो? अभी अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा ना कि चीज़ें, मतलब एक तो बहुत ढीठ बच्चा, एक अच्छा बच्चा और एक कंपैरेटिवली बहुत अच्छा बच्चा, अगर इनको साथ बैठाओगे तो फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर कह रहा है कंक्लूजन तुम देख लेना यार। ठीक।
फिर मैं कह रहा हूँ कि एनसीआरबी के बारे में बात करते हैं। एनसीआरबी का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। इसको 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ टंडन कमेटी। टंडन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को। साथ साथ में नेशनल पुलिस कमीशन ने भी कहा कि भाई ये बना दो ऐसी कोई चीज़। फिर MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के टास्क फोर्स ने भी कहा कि भाई एनसीआरबी बना दो यार। फिर अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एनसीआरबी बनाया गया। ये क्या है? ये बेसिकली एक रिपोजिटरी है। इसके अंदर सारे क्राइम क्रिमिनल्स की सारी इंफॉर्मेशन एनसीआरबी के पास है, ताकि इस इंफॉर्मेशन की वजह से हम इन्वेस्टिगेटर्स को असिस्ट कर सकें। जैसे नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स, मतलब सेक्सुअल ऑफेंडर्स का पूरा डेटाबेस है, वो इसी के पास है, एनसीआरबी के पास। ये नेशनल वेयर हाउस है। नेशनल वेयर हाउस किस चीज़ का? फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन क्रिमिनल्स इसी के पास मिलेंगे, एनसीआरबी के पास। ठीक, उसके अलावा नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नेशनल लेवल पे हमारे पास फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई करने का सिस्टम जो है नफिस, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ। अब ये चीज़ें इंटीग्रेट हो गई हैं तो एनसीआरबी क्या कर सकता है? चीज़ों को सर्च कर सकता है। वो बाहर की मूवीज़ देखते हैं ना अपन, हॉलीवुड वगैरह की, तो उसके अंदर सीधा किसी का नाम डाला तो उसमें सीधा कंप्यूटर में आ जाएगा कि भाई ये जो है ये आदमी है और इससे फिंगरप्रिंट मैच होते हैं। तो वो चीज़ की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन, ये एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है क्राइम के लिए और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम वगैरह के लिए। ठीक, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें पब्लिश कर रहा है ये एनुअली अपने पास नेशनल क्राइम स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करता है। उसके अलावा क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया और प्रिजन स्टैटिस्टिक्स जो है ये सब चीज़ें पब्लिश करता है। ठीक, अब क्राइम इन इंडिया को हम अभी देखेंगे। यहाँ पे क्राइम इन इंडिया ये रहा, क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट 2023 वाली, इसके बारे में बात करते हैं। अभी नेशनल क्राइम एनसीआरबी ने पब्लिश की है एनुअल क्राइम रिपोर्ट 2023 वाली। ये क्या कह रहा है? ये कुछ नहीं कह रहा, ये सिर्फ डेटा है और इस डेटा को याद करने कोई मतलब नहीं है। साफ सिंपल बात बताऊँ तुम्हें मैं, भाई डेटा याद करके कहाँ जाओगे यार। लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि हमको पढ़ना है एक बार, तो एक बार पढ़ के निकल लेते हैं इस चीज़ को। कह रहा है कि ओवरऑल रजिस्टर्ड केस की मैं बात करूँ तो जो कॉग्निजेबल क्राइम्स थे वो 7.2% इंक्रीज़ हो गए हैं 2022 के कंपैरिजन में इन द ईयर 2023। ठीक, और कॉग्निजेबल क्राइम्स कैसे होते हैं? कॉग्निजेबल क्राइम वो क्राइम है जिनको हम किसी आदमी के ऊपर अगर कॉग्निजेबल क्राइम का केस लगा है तो उसको बिना किसी अरेस्ट वारंट के हम अरेस्ट कर सकते हैं। और इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि हर एक सेकंड के अंदर एक क्राइम हो रहा है। फिर कह रहा है कि साइबर क्राइम, ये बहुत ज़रूरी है भाई। साइबर क्राइम भाई साहब इंक्रीज़ हो रहा है, 31% इंक्रीज़ हो गया एक साल के अंदर, 31.2% इंक्रीज़ हो गया साइबर क्राइम। ठीक है, और जो मेन मोटिव है साइबर क्राइम्स के अंदर वो किसी के साथ फ्रॉड करना, फॉलोड बाई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। साइबर क्राइम के थ्रू लोग सेक्सुअली भी लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि क्राइम अगेंस्ट एसटीज़ 28.8% इंक्रीज़ हो गया है एसटी के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं। और ये ज़्यादातर किस लिए है? क्योंकि सभी को पता है कि मणिपुर के अंदर थोड़े से एथनिक वायलेंस चल रहे हैं, उस वजह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट जो है वो क्राइम्स बढ़ गए हैं। फिर भी हैव क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन के अगेंस्ट 9.2% क्राइम्स बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा जो केसेस थे चिल्ड्रन के वो किस चीज़ के थे? किडनैपिंग के थे और अबडक्शन के थे। और इसके बाद पॉक्सो के जो क्राइम्स हैं वो होते हैं। तो ये तो आप याद रखना कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सेक्सुअल क्राइम नहीं है, सबसे ज़्यादा वो क्राइम किडनैपिंग और अबडक्शन के हैं। उसके बाद सेक्सुअल ऑफेंस वाले क्राइम आते हैं। विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो मार्जिनल इंक्रीज़ हुए हैं 0.7%। फिर कह रहा है कि एक्सीडेंटल डेथ या फिर सुसाइड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उसकी रिपोर्ट आई है, इसको भी एनसीआरबी निकाल रहा है, 2023 वाली रिपोर्ट है ये। कह रहा है कि इंक्रीज इन सुसाइड, तो टोटल सुसाइड्स इंक्रीज हुए हैं 0.3% एज कम्पेयर टू 2022। लेकिन रेट ऑफ सुसाइड हैज़ डिक्रीज्ड बाई 0.8% ड्यूरिंग 2023-2022। मतलब ही नहीं है यार, क्या याद करोगे इन चीज़ों का यार। इतना याद रख लो कि जो सुसाइड रेट है अंडमान निकोबार में सबसे हाईएस्ट है, सिक्किम में उसके बाद है, केरला में उसके बाद है। और ये चीज़ तो आपको ऑब्वियसली पता है
कि भाई सिटीज़ के अंदर सुसाइड रेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑल इंडिया सुसाइड रेट। शायद सी बात है, शहरों में लोग ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, शहरों में लोगों के फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा हैं, शहरों में फैमिली का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रेशर ज़्यादा है लोगों पे, कैरियर का प्रेशर ज़्यादा है लोगों पे, पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है लोगों पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है शहरों में ज़्यादा सुसाइड रेट होगा। स्टेट्स विद हायर परसेंटेज, अगर ज़्यादा सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज कहाँ पे सुसाइड हो रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं, तमिलनाडु में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में और वेस्ट बंगाल में। गलती से एग्ज़ाम में आ जाए कि भाई सबसे ज़्यादा सुसाइड दिल्ली में हो रहे हैं, तो आप ये सोच के मत लगा के आना कि भाई सारे यूपीएससी के बच्चे यहीं पे ये तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेस में है तो वही सुसाइड कर रहे हैं। मतलब एक सीरियस इशू है द सुसाइड अमंग द स्टूडेंट्स। मैं इसको मजाक में नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली मत मार के आना यार एटलीस्ट, ठीक। मेल फीमेल की बात करूँ तो 72:27 दिस इज़ द रेशियो ऑफ द सुसाइड। मतलब ज़्यादा सुसाइड करने वाले मेल हैं, ठीक। मेजर कॉजेज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेन दिक्कत है फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि लोग फैमिली के इश्यूज़, इंडिया का ये इशू है, ठीक। फैमिली 31% लोग जो हैं वो फैमिली की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। और मैरिज की बात करूं, मैरिज की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं 5.3%। कुछ लोग इलनेस की वजह से कर रहे हैं, कुछ ड्रग अब्यूज़ और एल्कोहलिक एडिक्शन की वजह से कर रहे हैं। लव अफेयर, भाई प्रेमियों, पागल प्रेमी आ, तो लव अफेयर्स की वजह से 4.7% लोग सुसाइड कर रहे हैं। बैंक्रप्सी और इनडेटनेस की वजह से 3.8 लोग। अनएम्प्लॉयमेंट, ओ हो दुख तिरक पे हाथ रख दिया। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 1.8% लोग सुसाइड, और फेलियर इन एग्जामिनेशन की में 1.4%। खैर फार्मर सुसाइड की अगर बात करें तो 10,786 पर्सन्स, जो कि 6.3% है टोटल सुसाइड का, वो सारे फार्मर्स हैं। अब कह रहा है कि कौन कौन से स्टेट्स के अंदर कहाँ कहाँ पे ज़ीरो सुसाइड है फार्मर्स के। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, यहाँ पे ज़ीरो सुसाइड है फार्मर्स के। फिर कह रहा हूँ कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं ये अपन याद रखेंगे भाई, इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। अभी वाला डेटा जो है ये आपको याद ना रहे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये डेटा अब कितना याद रखोगे यार। दिस इज़ द थिंग विच वी शैल कीप इन माइंड। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी क्या है अपने पास, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी 2022। इसका उद्देश्य ये है कि हमको रिड्यूस करनी है मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ सुसाइड। कितनी, 10% डिक्रीज़ करनी है बाई 2023। सुसाइड की वजह से मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो हमको 10% कम करनी है 2030 तक। फिर कह रहा हूँ टेली मानस। टेली का मतलब हम फ़ोन कर सकते हैं, मानस मतलब मेरा मन अगर मेरा परेशान है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए मैं किसी को फ़ोन करूँगा और मेरा दिमाग शांत हो जाएगा। अगर मेरा दिमाग बहुत परेशान है, एंग्जाइटी में हूँ, मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स इसका यूज़ करूँगा और मैं हेल्थ सपोर्ट ले लूँगा, ठीक है। ये अपने को 24/7 अपने को मिलती है, फ्री है टेली मेंटल हेल्थ सपोर्ट, ठीक। फिर मैं कह रहा हूँ कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये अपने को क्या देगा, ये अपने को हेल्थ केयर देगा, मेंटल हेल्थ केयर विच इज़ एक्सेसिबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड। फिर आता है मनोदर्पण, मेरे मन का दर्पण, मेरे मन में क्या है, तेरे मन में क्या है, तो बेसिकली मनोदर्पण, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोजेक्ट है ये, जो प्रोवाइड करेगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, किस चीज़ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए एंड वेलबींग ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट एंड फैमिली। मनोदर्पण मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किस चीज़ को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और फैमिलीज़ को, ताकि उनका मन, उनका चित्त, उनका दिल, उनका दिमाग सब कुछ तंदुरुस्त रहे, शांत रहे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज IT अमेंडमेंट रूल 2025। मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने प्रपोज किया है कि हम लोग अमेंड कर देते हैं IT रूल 2021 को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया। इंटरमीडियरी कौन होते हैं यार, इंटरमीडियरी हमने लास्ट वाली मैगजीन में बात की थी, ऐसे लोग जिसके थ्रू हमारे पास चीज़ें पहुंच रही हैं, जिसके थ्रू हमारे पास इंटरनेट पहुंच रहा है। अब इसमें इंटरमीडियरी बहुत लोग हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब इज़ ऑल्सो एन इंटरमीडियरी,
जिसके थ्रू आपके पास वीडियो पहुंच रही हैं। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी एयरटेल, इफ़ यू आर यूजिंग एयरटेल, इट इज़ ऑल्सो एन इंटरमीडियरी। आपके सोशल मीडिया साइट्स जिसके थ्रू आपके पास अलग अलग मीम्स पहुंच रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो एन इंटरमीडियरी। ठीक, तो इंटरमीडियरीज़ के लिए गाइडलाइंस की बात हो रही है यहाँ पे, और डिजिटल मीडिया के अंदर एथिक्स होना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक कोड बनाया है। इतनी सी बात है। अब ये जो अमेंडमेंट जो प्रपोज किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने, इसका उद्देश्य ये है कि जो सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है और डीप फेक, इन चीज़ों का मिसयूज़ ना हो। समझ रहे हो कि आप भाई प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ को यूज़ करके उससे चल छैया छैया गाना गवा रहे हो, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डीप फेक, दिस इज़ सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन यार। ठीक है, पीपल आर यूजिंग इट फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग यार। ठीक है, इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है। किसी की भी आवाज़, किसी का भी एक सिंपल फ़ोटो लेके एक तो उससे उसको लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं इस चीज़ को। जो रूल जो होंगे, द अमेंडेड रूल शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 15 नवंबर 2025। 15 नवंबर को भाई साहब झारखंड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द बिहार। अभी कल ही थी 15 नवंबर, एंड आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। उसके अंदर आर्टिकल आ रखा था झारखंड के ऊपर कि झारखंड ने अलग, बिहार से अलग होके कि भाई क्या क्या चीज़ें की हैं, कहाँ का उसके वो लैगिंग है। ठीक, तो कह रहा हूँ कि ये जो है 15 नवंबर 2025 को इफेक्ट में आ जाएगा। इसको बोला जाएगा क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2025। ठीक, ये कुछ नहीं करेगा। देखो ये क्या करेगा, इसका उद्देश्य ये है, इट इज़ बेसिकली स्ट्रेंथनिंग ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। कौन सी इंटरमीडियरीज की ऑब्लिगेशन को बढ़ा रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो सोशल मीडिया वाली इंटरमीडियरीज हैं, जैसे फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, इनका ऑब्लिगेशन बढ़ा रहा है। यूट्यूब, इनका ऑब्लिगेशन बढ़ा रहा है। ठीक है, किस किस चीज़ का, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, इनका ऑब्लिगेशन बढ़ा रहा है ये रूल्स। वो ऑब्लिगेशन क्या क्या है इसको अपन देखेंगे नीचे। अभी पहले इन रूल्स के बारे में देख लेते हैं जो 2021 के अंदर आए थे। देखो इनको 2021 के अंदर लेके आया था, 2022 और 2023 में अमेंड किया गया। ये क्या कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य ये है कि ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग कंटेंट को रेगुलेट कर सकते हैं। कौन से कंटेंट को, अगर मैं मेरा कंटेंट डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, तो दिस कंटेंट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड। आप कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते मेरे भाई। रेगुलेशन ऑफ कंटेंट बाय ऑनलाइन पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़, करंट अफेयर कंटेंट एंड क्यूरेटेड ऑडियो विजुअल कंटेंट। ऑनलाइन पब्लिशर्स मतलब ऑनलाइन कोई न्यूज़ लेके आ रहा है, ऑनलाइन अगर मैं करंट अफेयर्स का कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ सॉरी, और क्यूरेटेड ऑडियो विजुअल कंटेंट, इस चीज़ को अपने को रेगुलेट करना है। ठीक है, इसलिए इन इंटरमीडियरीज के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस लगाए हैं। ठीक है, ताकि इंश्योर किया जा सके ऑनलाइन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यार मैंने कुछ भी आलतू फालतू डाल दिया यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो इसकी जिम्मेदारी मेरे साथ साथ किसकी होगी, इन इंटरमीडियरीज की भी होगी। तो दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल। अब कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ सोशल मीडिया इंटरमीडियरी एंड व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। सोशल मीडिया इंटरमीडियरी एक वो चीज़ है जो इनेबल करती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर यूज़र्स, और अलाउ करती है कि वो कुछ चीज़ क्रिएट कर सकें, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई फ़ोटो क्रिएट कर सकें, उसको अपलोड किया जा सके, शेयर किया जा सके, डिसएमिनेट किया जा सके, मॉडिफाई किया जा सके, और एक्सेस इन्फॉर्मेशन यूजिंग इट सर्विसेज। सही बात है, ये सारा काम मैं यूट्यूब पे कर सकता हूँ, ये सारा काम मैं फेसबुक पे कर सकता हूँ। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, विच है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूज़र्स। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट का मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई मैं एक एक्स अमाउंट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा अगर तुम्हारे पास यूज़र्स रजिस्टर्ड हैं तुम्हारी इस इंटरमीडियरी के ऊपर, तो मैं इसको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी बोल दूंगा। अब जो हमारे पास अमेंडमेंट आया है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये अमेंडमेंट कहता है कि मैं डिफाइन करूँगा कि सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है। यार कोई चीज़ सिंथेटिक बन रही है,
ठीक है, उसको बनाया गया है, मतलब ऐसे नहीं कि मैं तो अभी बोल के शूट कर रहा हूँ, मैं उसको एआई की मदद से शूट बना रहा हूँ, तो वो सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इन्फॉर्मेशन दैट इज़ आर्टिफिशियली या फिर एल्गोरिदमिकली क्रिएट की गई है, जनरेट की गई है, मॉडिफाई की गई है, और उसको या फिर उसको ऑल्टर किया गया है यूजिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स, और इस तरह से ऑल्टर किया गया है कि हाँ भाई वो सबको दिखे कि ये तो बिल्कुल सच बात है। ठीक है, मतलब मैं प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे डब करवा दूं कि आपको समझ में ना आ पाए कि ये खुद मोदी जी ने बोली है या फिर ये मैंने उसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। तो ये हो गया सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। ये सबको पता है यार, मुझे लग रहा है कि मैं बिना मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ड्यू डिलिजेंस इन रिलेशन टू SGI, तो मतलब वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो वो कैसे होगी, कैसे करेंगे अपन ये चीज़, इसको अपन देखेंगे अभी अभी करके एक पॉइंट से। तो ये रूल्स कहते हैं कि ऐसी इंटरमीडियरीज़ को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू इंश्योर कि उस इंफॉर्मेशन के ऊपर या फिर उस वीडियो पे, उस ऑडियो पे लेबलिंग हो या फिर उस पर लिखा हो कि हाँ भाई ये जो चीज़ है ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से बनाई गई है। क्या कह रहा है कि सच इन्फॉर्मेशन इज लेबल्ड और एम्बेडेड विद ए परमानेंट यूनिक मेटा डेटा या फिर आइडेंटिफायर। अगर वो विजुअल कंटेंट है तो उसके ऊपर कम से कम 10% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया के ऊपर लिखा होगा कि हाँ भाई ये क्या है, ये सिंथेटिकली जनरेटेड है। आराम से पढ़ते हैं। इन केस ऑफ विजुअल कंटेंट द लेबल शुड कवर एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। अगर वो ऑडियो कंटेंट है तो उसके स्टार्टिंग के 10% वाले टाइम के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर वहाँ पे आना चाहिए कि हाँ भाई ये सिंथेटिकली जनरेटेड है। उसके ऊपर जो, जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है, ये वीडियो बनाई है, अब इस वीडियो के अंदर मेरे पास यहाँ पे कम से कम 10% पे मैं एक लेबल लगाएगा। कौन लेबल लगाएगा? ये लेबल लगाया जाएगा इंटरमीडियरी द्वारा, और यहाँ पे लिखा जाएगा कि हाँ भाई ये सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो लेबल या फिर आइडेंटिफायर इनेबल करे इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द SGI। सही बात है, अगर मैं यहाँ पे ये लेबल लगा दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हाँ ये तो आर्टिफिशियली जनरेट की गई है। और ये प्रोहिबिट करता है इंटरमीडियरीज को फ्रॉम मॉडिफाइंग, सप्रेसिंग और रिमूविंग सच लेबल्स और आइडेंटिफायर्स। साफ सिंपल बात है। फिर मैं कह रहा हूँ कि इन्हांस्ड ऑब्लिगेशन फॉर SSMI। अगर कोई सिग्निफिकेंट इंटरमीडियरी होगी तो उसके लिए तो ऑब्लिगेशन ज़्यादा होंगे ना। अगर कोई इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा फेसबुक, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है जिसको सब यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं थोड़े स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस बनाऊंगा। तो ऑब्टेन ए यूज़र डिक्लेरेशन ऑन वेदर अपलोडेड इंफॉर्मेशन इज सिंथेटिकली जनरेटेड। जब वेन एवर आई अपलोड ए थिंग ऑन द यूट्यूब, तो यूट्यूब मेरे से पूछता है कि यार मैंने इसके अंदर AI का कितना यूज़ किया है, तो ये मेरे से पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा हूँ कि डिप्लॉय रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट टेक्निकल मेजर्स, जिसके अंदर टूल्स हों या फिर दूसरे सूटेबल मैकेनिज्म्स हो जिससे हम वेरीफाई कर सकें इन डिक्लेरेशंस को। अगर मैं डिक्लेयर कर दिया कि मान लो कि ये मेरी वीडियो है और मैंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं इसके अंदर कोई भी AI वाला सामान नहीं है, लेकिन असलियत में इसमें मैंने AI का यूज़ कर रखा है, हो सकता है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ सारा सारा AI से डब कर रखा हो मैंने, और मैंने बोल दिया कि नहीं मैंने इसमें AI का कुछ यूज़ नहीं किया है, तो क्या कह रहा है कि तो अपने पास कोई ना कोई ऐसा टूल होना चाहिए इस फेसबुक या यूट्यूब के पास कि वो वेरीफाई कर सके कि ये मेरा जो डिक्लेरेशन है कि मैंने इसमें AI का यूज़ नहीं किया, तो उसको वेरीफाई कर सके। ठीक, उसके बाद क्या रहा है कि इंश्योर दैट SGI इज़ क्लियरली एंड प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड विद एन अप्रोप्रिएट लेबल और नोटिस। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इफ़ दे फेल टू कंप्लाई, अगर एक फेसबुक या फिर यूट्यूब जैसा, मतलब ये जो इंटरमीडियरीज़ हैं ये इन रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं करते हैं, तो उनकी जो लीगल इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ख़त्म हो यार, इतने थोड़े रूल्स याद करेंगे, रूल्स थोड़े याद करने बैठेंगे। तुमको पता होना चाहिए कि SGI क्या है, सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। सीनियर लेवल ऑथराइजेशन, any intimation to intermediary for removal of unlawful information can only be issued by senior officer at joint secretary rank or above in central ministries या फिर DGI और हायर ऑफिसर इन पुलिस फोर्सेस।
ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस इन आइडेंटिफाइंग AI जनरेटेड कंटेंट। मेरे पास क्या चैलेंज है कि किसी ने AI वाला कंटेंट अपलोड किया है तो मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूँ। पहली बात तो लैक ऑफ बेंचमार्क्स, फिर कहता है कि कैपेसिटी की कमी है, फिर कहता है एनोनिमिटी का इशू है, फिर कहता है इंटरपर्सेबिलिटी का इशू है, फिर बैलेंसिंग इनोवेशन एंड प्राइवेसी। ये सब चीज़ें हैं, एक एक करके देखते हैं अपन लोग। ठीक, अभी जो मेरे पास AI को डिटेक्ट करने वाले जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत हाई एरर रेट है। ठीक है, इसलिए कई बार कैसा क्या होता है कि अगर मेरा जो ह्यूमन कंटेंट है तो ये क्या करेगा कि कई बार इसको कह देगा कि ना ना ये तो AI कंटेंट है। और बहुत बार ऐसा होगा कि मैं बहुत बढ़िया AI वाला कंटेंट बना दूंगा तो कह देगा कि नहीं नहीं ये तो ह्यूमन का बनाया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि ह्यूमन कंटेंट को कई बार AI कंटेंट बता देगा। और बहुत बार क्या हो जाएगा, फेलियर टू आइडेंटिफाई AI जनरेटेड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। ठीक, फिर कह रहा है कैपेसिटी की कमी है। अब यार मेरे पास इतना ज़्यादा कंटेंट जनरेट कर रहा है पूरा इंडिया, अब इन इंटरमीडिएट्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक एक कंटेंट को ये देख सकें कि हाँ भाई ये AI से बना हुआ कि नहीं है। तो देयर इज शीयर वॉल्यूम ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट जो एक्सीड करता है प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिटेक्शन सिस्टम्स। तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है कि डिटेक्शन सिस्टम्स को स्केल अप कर दें, मतलब उसको बढ़ा दें, उसको इंक्रीज़ कर दें। डिटेक्शन सिस्टम अपने पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए यार। ठीक, और उसको स्केल अप करने में इशू क्या है, पैसा नहीं है, पैसा किसी के पास नहीं है। एनोनिमिटी व्हाट इज एनोनिमिटी? AI जनरेटेड कंटेंट कैन बी मेड एनोनिमसली। ठीक, किसी को पता नहीं लगेगा कि ये AI वाला कंटेंट किसने बनाया है। मैं मान लो AI से कंटेंट बना के उसको किसी बाहर देश विदेश के सर्वर पे उसको अपलोड कर दूं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उसको बना के इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉरेन सर्वर। तो किसको पता यार, अब हो सकता है वो फॉरेन सर्वर पे स्टोर होकर अपने इंडियन कंट्री में घूम के वापस आ जाए, तो पता ही नहीं लगेगा ना कि किसने बनाया उसको। लैक ऑफ यूनिफाइड लॉज और रेगुलेटरी मैकेनिज्म हिंडर क्रॉस बॉर्डर वेरिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। फिर कह रहा है कि इम्परसेप्टिबिलिटी। AI जनरेटिव AI कंटेंट जो है मतलब जो AI से बनाया हुआ कंटेंट जो है वो ह्यूमन से बनाए हुए कंटेंट के अंदर बहुत सीमलेसली ब्लेंड कर जाता है, मिक्स कर जाता है। इसलिए ये बहुत चैलेंजिंग है डिटेक्ट करना। क्या डिटेक्ट करना? इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू डिटेक्ट कि कौन सी चीज़ इंसान के द्वारा बनाई गई है और कौन सी चीज़ AI के द्वारा बनाई गई है। ऐसी AI के चीज़ें हैं। मैं अगर AI को यूँ बोल दूँ कि यार ये मेरी सैम्पल वॉइस है और ये पूरी की पूरी मैगज़ीन पढ़नी है तुमको, तो वो बिल्कुल पूरी की पूरी मैगज़ीन पढ़ देगा मेरी आवाज़ में यार। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो चुकी हैं तो पता ही नहीं लगता। जैसे अलग अलग टूल्स हैं, मिड जर्नी, DALL-E, स्टेबल डिफ्यूजन, ये बहुत हाइपर रियलिस्टिक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने को समझ में ही नहीं आता कि इसको AI ने बनाया है किसने बनाया है। फिर कह रहा है कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि यार AI पे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसके ऊपर हो जाऊं कि इनोवेशन ही बंद हो जाए। समझ रहे हो, एक आदमी AI का यूज़ करके बेफालतू की चीज़ बना रहा है और एक आदमी AI का यूज़ करके कुछ इनोवेशन कर रहा है, तो कुछ ऐसा बैलेंस क्रिएट करूं कि ये बेफालतू की चीज़ें ना बने और इनोवेशन होता रहे। कोई आदमी AI का यूज़ करके आपकी प्राइवेसी को इनक्रोच कर रहा है, तो आपकी प्राइवेसी इनक्रोच ना हो और इनोवेशन होता रहे, तो देयर शैल बी ए बैलेंस। तो इस बैलेंस को अपने को अचीव करना पड़ेगा। ठीक, क्या कह रहा है कि डिटेक्शन मैकेनिज्म ऑफन रेज प्राइवेसी कंसर्न्स ड्यू टू मेटा डेटा ट्रैकिंग। व्हाट इज मेटा डेटा ट्रैकिंग? पहले इसके बारे में बात करता हूँ। मैंने इंटरनेट का यूज़ करके किसी चीज़ को बनाया, तुम अपना चीज़ें सर्फिंग कर रहे हो नेट के ऊपर, तो तुमने किस चीज़ की तुमने क्या किया, तुमने सर्च किया अमेज़न पे जाके कि आई वॉन्ट टू बाई ए क्या किस चीज़ के बारे में बात करें, जैसे लेट अस अज्यूम आई वॉन्ट टू बाई फ्रिज। ठीक है, मुझे फ्रिज ख़रीदना है। तो अब जैसे ही तुमने अमेज़न के ऊपर फ्रिज डाल दिया तो अब तुम्हारे फ़ोन में हर जगह ऐड जो आएंगी वो आएंगी फ्रिज की, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब कोई तुमको ट्रैक कर रहा है, तुमने अपना डेटा कहाँ स्पेंड किया उस चीज़ को ट्रैक किया जा रहा है।
अब ये ट्रैकिंग इतनी ज़्यादा ना हो कि आपकी प्राइवेसी कंसर्न्स बन जाएं। अगर मैं ऑनलाइन चीज़ें एआई से जनरेट कर रहा हूँ, इसका मतलब कोई आपको ट्रैक करेगा कि इसने एआई से बनाई, उसको एआई से बनाने के बाद मैंने अपलोड किया, तो इसका मतलब आपने डेटा फिर दोबारा खर्च किया अपलोड करने में, तो मेरे को फिर दोबारा कोई ट्रैक कर रहा है। इसको बोलते हैं मेटा डेटा ट्रैकिंग। तो अगर मेरा एक डेटा ट्रैक हो रहा है, इसका मतलब मेरी प्राइवेसी जो है वो हार्म हो रही है। तो देयर शैल बी ए बैलेंस। ओवर रेगुलेशन की वजह से एआई इनोवेशन का गला घुटेगा, ठीक, कंस्ट्रेन आएगा। और ओवर अंडर रेगुलेशन की वजह से हो सकता है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाए। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इशू। फिर मैं कह रहा हूँ कि नीड टू लेबल एआई जनरेटेड कंटेंट। क्या ज़रूरत है कि मैं एआई से जनरेट की हुई चीज़ के ऊपर ये लिखूँ कि ये एआई ने बनाई है? पहली बात है कि मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मेरे को प्रोटेक्ट करना है। यार मैंने कोई बहुत तगड़ी चीज़ बनाई, मेरी मेहनत से बनाई, ठीक है, और लोग वैसी चीज़ कोई एआई से बना देगा, तो यार फिर मेरी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सत्यानाश हो गया ना। इसके अलावा प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को उनके क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वट इज़ डीप फेक। डीप फेक ऐसी वीडियोज़ होती हैं कि किसी आदमी की मैंने वीडियो बना दी जो कि रियलिटी में उसकी वीडियो है ही नहीं, एआई की मदद से, और उनसे कुछ भी ऐसा उल्टा सुल्टा काम करवा दिया वीडियो के अंदर, कुछ भी बुलवा दिया। समझ रहे हो? तो ये है, तो अपने को मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक प्रिवेंट करने हैं। स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी थ्रू ट्रेसेबिलिटी एंड लायबिलिटी असेसमेंट। एजुकेशन एंड रिसर्च इंटीग्रिटी टू हेल्प अपहोल्ड एकेडमिक ऑनेस्टी। क्या हो रहा है कि लोग चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, लोग आंसर राइटिंग करते हैं, लोग चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, लोग रिसर्च करते हैं। यार पीएचडी के अंदर पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी, तो रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं बचा। तो कह रहा है कि हमारी एकेडमिक ऑनेस्टी कहाँ गई? इसलिए ज़रूरत है कि देयर इज़ नीड। मेरे दोस्त जो हैं ईमेल लिखने के लिए चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, तो खैर वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन तो ज़रूरत तो है एकेडमिक ऑनेस्टी को बचाए रखने की। तो हमको हर चीज़ के ऊपर डालना पड़ेगा भाई एआई से बनाई हुई है। इंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज एट्सेट्रा। अब हमने कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं किस चीज़ के लिए, टू टैकल डीप फेक। डीप फेक को टैकल करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी दी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रही है तो बताए कि हाँ भाई ये सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंश्योर करना है कि कोई भी सिंथेटिकली जनरेटेड या फिर एआई ऑल्टर्ड इमेज, ऑडियो, वीडियो जो उसने यूज़ की है कैंपेनिंग के अंदर, तो उसके ऊपर साफ साफ ये लिखा होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो फोटो है ये एआई से बनाई गई है, या फिर उस पर लिखा होना चाहिए कि ये चीज़ डिजिटली इन्हांस्ड है, या फिर उस पर लिखा होना चाहिए कि ये सिंथेटिक कंटेंट है, और कम से कम उस विजिबल डिस्प्ले के 10% के ऊपर ये चीज़ लिखा होना चाहिए। अगर ऑडियो है तो उसके स्टार्टिंग के 10% के ड्यूरेशन के अंदर ये होना चाहिए कि भाई ये सिंथेटिकली जनरेटेड है, ठीक। फिर कह रहा है कि एनी इंस्टेंस ऑफ एआई ऑल्टर्ड इमेज, ऑडियो और वीडियो और मैनिपुलेटेड कंटेंट डिटेक्टेड ऑन ऑफिशियल पार्टी हैंडल। कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमने कोई भी ऐसी चीज़ पार्टी के साइट पे, पार्टी के ट्विटर हैंडल पे है, तो उसको 3 घंटे के अंदर अंदर उसको हटाना पड़ेगा, ठीक। फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात है। मेरा पर्सनल डेटा जो कि डिजिटल है, मतलब जो ऑनलाइन पड़ा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट आया 2023 के अंदर। ये इंश्योर करता है कि पर्सनल डेटा इज़ प्रोसेस्ड लॉफुली बाय डेटा फिड्यूशरीज। मेरा पर्सनल डेटा ढंग से यूज़ करना यार, ठीक है। उसको ऐसी जगह मत यूज़ कर देना कि कोई उसका डीप फेक बना दे बिना मेरे कंसेंट के। अगर ऐसा करोगे तो इस एक्ट के अंदर आपको पेनल्टीज लगेंगी। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर क्राइम अगर हो रहा है तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए सेंटर बनाया है इंडिया में, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये एजेंसीज़ को एम्पावर्स एजेंसीज़ कि वो नोटिस इशू कर सकें। अगर कोई अनलॉफुल कंटेंट है तो उसके रिमूवल के लिए हम लोग नोटिस इशू कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ अंडर द आईटी एक्ट, ठीक।
फिर कह रहा है कि ये चीज़ें अपने को याद रखनी है, ऊपर वाली चीज़ें कोई बात ना। सहयोग पोर्टल जो है ये I4C का है, किसका है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का सहयोग पोर्टल है। फिर अपने पास नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। फिर सर्ट इन, ये चीज़ें क्या कर रही हैं, दीज थिंग्स आर बेसिकली फॉर द डीप फेक वगैरह को ठीक करने के लिए चीज़ें अपन ने रख रखी हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि ग्लोबल लेवल पे भी कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। यूरोपियन यूनियन का AI एक्ट है जो कहता है कि देयर शैल बी वाटर मार्क ऑफ द सिंथेटिक कंटेंट। सिंथेटिक कंटेंट का वाटर मार्क होना चाहिए। अब व्हाट इज़ वाटर मार्क? जैसे ये मैंने AI से बनाई हुई, मान लो ये मेरी फ़ोटो है, तो इसके ऊपर लिखा होना चाहिए यहाँ पे, जैसे लिखा रखा ना वाटर मार्क, तो यहाँ पे वाटर मार्क की मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा आएगा AI जनरेटेड, AI जनरेटेड, AI जनरेटेड, ठीक है। इस टाइप का वाटर मार्क होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये यूरोपियन यूनियन कह रहा है अपने को, ठीक। कहाँ थे अपन? डेनमार्क। और डेनमार्क का क्या कह रहा है? डेनमार्क ने कहा कि एक नया डीप फेक लेजिस्लेशन होना चाहिए विच इज़ द पार्ट ऑफ डिजिटल कॉपीराइट लॉ, जो कि इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ AI जनरेटेड डीप फेक्स। साथ साथ चाइना ने रोल आउट किया AI लेबलिंग रूल्स। कुछ नहीं यार, मैंने लेबल लगा दिया AI का, तो चाइना ने क्या लेके आया? AI लेबलिंग रूल्स, जिसके अंडर कंटेंट प्रोवाइडर्स मस्ट नाउ डिस्प्ले क्लियर लेबल्स टू आइडेंटिफाई मटेरियल क्रिएटेड बाय द AI। फिर इसका कुछ वे फॉरवर्ड है जिसको हम देखेंगे अभी के अभी। देखो, डिजिटल फ्रेमवर्क, एक डिजिटल प्रोवेनेंस फ्रेमवर्क लेके आएंगे। क्या करेंगे? देखो, एक ड्यूरेबल सॉल्यूशन फॉर AI कंटेंट डिटेक्शन कैन बी डेवलप्ड बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। किस हमको क्या बनाना है? एक AI कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना है, और ये इन 3 पिलर्स के ऊपर, पहला पिलर ये, सेकंड पिलर ये, थर्ड पिलर ये, इन 3 पिलर्स के ऊपर बेस होकर अपन एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। पहला क्या करेंगे हम लोग? एस्टेब्लिश करेंगे एक डिजिटल प्रूवनेंस फ्रेमवर्क। नाउ व्हाट इज दिस डिजिटल प्रूवनेंस फ्रेमवर्क? इसके बारे में मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। देखो, डिजिटल प्रूवनेंस का क्या मतलब है कि एक डिजिटल एसेट, मेरी एक ऑनलाइन वीडियो, मेरा एक ऑनलाइन फ़ोटो, मेरी एक ऑनलाइन ऑडियो, क्या हो गया? डिजिटल एसेट। इसने अपनी लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस फेस किए हैं, इट इज़ द डिजिटल प्रूवनेंस। डिजिटल प्रूवनेंस बेसिकली एक रिकॉर्ड है ऑफ डिजिटल एसेट्स लाइफ साइकिल, कि वो कब क्रिएट किया गया, उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस हुए, ओनरशिप की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है? डिजिटल प्रूवनेंस, ठीक। जैसे कि मैंने कोई एक आर्ट वर्क बनाया, किसकी बात कर रहा है? जैसे कि मैंने एक फिजिकल आर्ट वर्क बनाया और उसके ऊपर मैंने लिख दिया कि हाँ भाई क्रिएटेड बाय दीक्षांत, मैंने मेरा साइन मार दिया, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई जेन्युइनली मैंने बनाया है ये। अगर कोई इसकी कॉपी करेगा तो वो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो ऑल्टर, तो मतलब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि इससे हम लोग अगर ऐसा डिजिटल प्रूवनेंस को यूज़ करेंगे तो हम फेक न्यूज़ से बच सकते हैं कि हाँ भाई ये न्यूज़ को ऑल्टर नहीं कर रखा, ये फेक है, मतलब इसको ऑल्टर नहीं कर रखा, ये न्यूज़ फेक नहीं है। अगर मैं देखूंगा कि हाँ भाई एक डिजिटल एसेट है, उसकी लाइफ साइकिल के अंदर कोई फालतू छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो हाँ भाई मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बचेगी यार। मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि इस एसेट का ओरिजिन क्या है, पूरी की पूरी हिस्ट्री क्या है। ये है डिजिटल प्रूवनेंस, ठीक। तो हम क्या करेंगे? हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे डिजिटल प्रूवनेंस फ्रेमवर्क को, ताकि हम पता लगा सकें कि हाँ भाई इस चीज़ के साथ क्या क्या हुआ है। फिर मैं कह रहा हूँ इम्प्लीमेंटिंग टीयर्ड अकाउंटेबिलिटी, टीयर्ड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जो असाइन करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटफॉर्म मैनेजिंग सिंथेटिक मीडिया। फिर मैं कह रहा हूँ कि प्रमोट करूँगा AI लिटरेसी, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है भाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। AI लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोगों को नहीं पता कि क्या चीज़ AI से बनाई गई है और क्या चीज़ AI से नहीं बनाई गई है। लोग बहुत जल्दी बहक जाते हैं, ठीक। AI लिटरेसी क्या करेगी? एम्पावर करेगी सिटीजन्स को टू रिकॉग्नाइज मैनिपुलेशन। फिर कह रहा हूँ कि गवर्नेंस का आर्किटेक्चर, मैं डेवलप करूँगा एक ऐसा रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है, जिसके अंदर टेक्निकल प्रोटोकॉल्स हैं
और जो कि एक ऐसा बढ़िया मैकेनिज्म है जिसकी वजह से मैं स्ट्रेंथन कर सकता हूँ एआई कंटेंट को, डिटेक्शन को। ठीक, फिर वाटर मार्किंग की तो बात हुई गई है, इसके बारे में और बात करने की ज़रूरत है नहीं। मैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर एआई जनरेटेड कंटेंट डिटेक्शन। एआई से बना हुआ कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए मैं ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करूँगा। हम हमारे डोमेस्टिक फ्रेमवर्क्स को अलाइन करेंगे इंटरनेशनल बेंचमार्क्स के साथ, और समय समय पे हमारी खुद की पॉलिसीज़ को रिव्यू करेंगे ताकि मैं इंश्योर कर सकूं कि मेरी जो गवर्नेंस है वो अडप्टिव है। अडप्टिव मतलब मैं अपनी गवर्नेंस को समय के साथ अडॉप्ट कर रहा हूं, उसको ग्रो कर रहा हूं। ठीक, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच मतलब मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच मतलब इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर कौन कौन आदमी इन्वॉल्व है उन सबको इन्वॉल्व करके चलना अपने को। ठीक है, मेरे को एक्टिवली इंगेज करूँगा गवर्नमेंट बॉडीज़ को, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को, एकेडमिया को, सिविल सोसाइटी को, और कंसल्ट करेंगे इन सब से कि भाई तुम मेरे को ये बताओ कि यार जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी है एआई कंटेंट को डिटेक्शन के अंदर। सही है ना, अगर घर में कोई काम करना होता है तो आदमी सिंगल हैंडेडली काम नहीं करता है, वो सबको लेके बैठता है कि यार दिस इज़ द थिंग विच आई हैव टू डू, आओ बैठ के बात करते हैं। तो सारे के सारे घर वाले कौन हैं यहाँ पे, ये सारे स्टेक होल्डर हैं। इसी तरह इन सबको मैं लेके बैठूंगा। फिर ये कंक्लूजन है, इसको देख लेना यार। ठीक, फिर मैं कह रहा हूँ कि रेगुलेशन ऑफ इंडियाज़ फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हमारे देश के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को रेगुलेट करने की मेरी चेष्टा है। पहले थोड़ा डेटा बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्या है? संसार के अंदर वॉल्यूम के हिसाब से तीसरे नंबर पे आता है भाई, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली, वॉल्यूम के हिसाब से तीसरे नंबर पे। और अगर वैल्यू की बात करूं तो 14th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसका? फार्मास्यूटिकल सेक्टर का। ये मार्केट वैल्यू है, इसके बारे में मेरा बात करने का मन नहीं है, ना ये याद होगी ना कुछ और। अगर आपको याद करनी है तो एक अलग से नोटबुक बना लो, उसमें ये छोटे छोटे डेटा लिख के रख लो। ग्लोबल सप्लाई चेन की मैं बात करूं, इंडिया जो है वर्ल्ड के जेनेरिक मेडिसिन का 20% सप्लाई इंडिया कर रहा है। ठीक, व्हाट इज़ जेनेरिक मेडिसिन? कि भाई एक कंपनी है, उसने कुछ नई मेडिसिन का इजाद किया। अब इंडिया क्या करेगा? इंडिया कहेगा कि अच्छा ये ऐसे बनाई है, लो इसके अंदर ये सॉल्ट पड़ा है, इसमें ये सॉल्ट पड़ा है, मैं खुद बना दूंगा। तो हमारे यहाँ की लोकल कंपनियाँ उस मेन कंपनी की जो उसने दवाई बनाई है रिसर्च करके उसका कॉपी कर लेती हैं। ठीक है, तो उसको बोल दिया अपन ने जेनेरिक मेडिसिन। अब क्या है भाई, WHO ने कहा है कि इंडिया के अंदर 20 बच्चे हैं ना, उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड कफ सिरप। तो WHO कहता है कि ना ना यार इंडिया तुम बढ़िया काम नहीं कर रहे, देयर आर गैप्स इन योर ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन। और क्या कह रहा है कि इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटर है उसने आइडेंटिफाई किया है 3 कंटेमिनेटेड कफ सिरप। कौन कौन सी? कोल्ड्रिफ, रेस्पी फ्रेश एंड रेलाइफ। ये चीज़ों को उसने आइडेंटिफाई किया है, ये आपको याद नहीं करने हैं यार, कौन सी कंपनियों की दवाइयों के नाम याद करोगे यार। ठीक, फिर कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ द फार्मा प्रोडक्ट्स, इंडिया के अंदर फार्मा प्रोडक्ट्स को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, इसके लिए अपन ने कुछ कुछ चीज़ें बना रखी हैं। सबसे पहले मेरे पास ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940 का, और इस एक्ट के साथ अपन ने बनाया ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945। ये जो एक्ट है गवर्न करता है कि क्या चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इन इंडिया। इसने इंश्योर किया कि जो ड्रग्स है ना उनका कुछ स्टैंडर्ड हो यार, ऐसा रद्दी ड्रग्स मत बनाओ भाई, ड्रग्स बढ़िया होने चाहिए। ये चीज़ ये इंश्योर कर रहा है कि देयर शैल बी क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स। फिर मैं कह रहा हूँ कि स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे भी ड्रग्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ मैं अथॉरिटी बनाऊंगा। तो स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसको किस चीज़ की पावर दी गई है? इसको पावर दी गई है कि ये लाइसेंस दे सके, ठीक है, ये इंस्पेक्शंस कंडक्ट कर सके, ताकि हमको पता लगे कि स्टेट लेवल पे जो ड्रग्स लॉ हैं उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक, फिर मैं कह रहा हूँ कि स्टेट पे मेरे पास क्या है? स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो मैंने सेंटर में बना दिया सी डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि मैं सेंटर में बैठा हूँ
और जो ड्रग्स का जो स्टैंडर्ड है ना उसको भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज़ अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और जाहिर सी बात है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आएगा। ये अपनी क्या है, ये नेशनल लेवल की रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया के अंदर। वही ना, इसने कहा ना कि मैं रेगुलेट कर रहा हूँ भाई, मैं हमारे देश के ड्रग्स के स्टैंडर्ड को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मैं डिस्को कर रहा हूँ, डिस्को, ठीक है। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, सी डिस्को इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग्स। इंडिया में किसी ने अगर कोरोना की वैक्सीन आई तो उसको अप्रूव करने वाला सी डिस्को था। तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग्स। क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने की जो हामी है वो ये देगा, बताएगा कि हाँ भाई इस स्टैंडर्ड का ड्रग होना चाहिए। एंड क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स इन द कंट्री, इसके बारे में भी बात करेगा, ठीक है। ये जो है ये बता रहा है कि ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, ये कहेगा कि अच्छा ऐसी क्वालिटी है, ठीक। उसके बाद नप्पा बेसिकली क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हमारे देश के अंदर फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों का क्या प्राइस है, वो प्राइस जायज़ है या नहीं है, उस चीज़ के लिए नप्पा हमारे पास है। फिर मैं कह रहा हूँ कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मैन्युफैक्चर करने की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स का शेड्यूल 1 बताता है कि भाई ये प्रैक्टिसेस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि यार ये है ना, ये प्रैक्टिस ये अच्छी प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिसेस जो हैं WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि चैलेंजेस क्या हैं हमारे केस के अंदर, की चैलेंजेस लीडिंग टू केसेस ऑफ स्परियस ड्रग्स इन इंडिया। सबसे पहले तो बात यह है कि जो सी डिस्को है और स्टेट की अथॉरिटीज़ हैं उनकी ओवरसाइट के अंदर कमी है भाई, और उस वजह से क्या हो रहा है, देयर इज़ वीक मॉनिटरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। कोई दिक्कत। फिर मैं कह रहा हूँ कि टॉक्सिक कंटेमिनेशन एंड सब स्टैंडर्ड मेडिसिन हमारी बढ़िया नहीं है। एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि कुछ कफ सिरप्स के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जैसे डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में मिलता है। अब ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए कि डाई इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। यूपीएससी पूछ लेगा कि डाई इथाइलिन ग्लाइकोल वाज इन न्यूज़, ये क्या चीज़ है, ठीक। इसको याद रखना है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल टॉक्सिक है, कफ सिरप्स में मिला था। क्वालिटी कंट्रोल उतनी अच्छी नहीं है यार, ठीक है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर लैब्स हैं, लैब टेस्टिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है, हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, और हमारे पास अनसेफ ड्रग्स जो हैं वो मार्केट में पहुंच जाते हैं। सप्लाई चेन एंड स्टोरेज इश्यूज़, इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस, जो कोल्ड चेन मैनेजमेंट है वो पुअर है, इस वजह से हमारी जो मेडिसिन है वो डिग्रेड हो जाती हैं और वो अनसेफ हो जाती हैं। हमारे पास मैंडेटरी रिकॉल लॉ नहीं है, मतलब अगर मेडिसिन्स ख़राब आ गई मार्केट के अंदर और अगर अपने पास मैंडेटरी रिकॉल लॉ होता तो कंपनी उसको वो सारी की सारी मेडिसिन है ना दोबारा रिकॉल करनी पड़ती कि भाई ये सारी मेडिसिन जो ख़राब आ गई है ना ये दोबारा वापस मेरे पास भेज दो। लेकिन इंडिया के पास कोई बाइंडिंग नेशनल लॉ नहीं है जो कि मैंडेट करे कि हाँ भाई कंपनियां सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को रिकॉल कर लें। राइजिंग थ्रेट ऑफ ऑनलाइन स्पेरियस ड्रग्स, आजकल ऑनलाइन हर आदमी इन्फ्लुएंसर हो रहा है, ठीक है। और ऑनलाइन भाई साहब इतने भयंकर ज्ञान देते हैं कि ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, चकाचक बहुत तगड़ा शरीर हो जाएगा। तो ये राइजिंग थ्रेट ऑफ ऑनलाइन स्पेरियस ड्रग्स, WHO कहता है कि 1 in 10 मेडिसिन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर सब स्टैंडर्ड या फिर फॉल्सिफाइड। विद अनऑथोराइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एक मेजर चैनल बन रहे हैं उनके स्प्रेड का। फिर मैं कह रहा हूँ कि यार ये दिक्कतें हैं तो इसको ठीक कर लेते हैं। इसको ठीक कैसे किया जाएगा, वो ठीक करेंगे इस रिकमेंडेशंस के थ्रू। स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 2024-25 के अंदर इन्होंने कहा कि देयर इज़ नीड फॉर अर्जेंट एंड कंक्रीट मेजर्स कि हम लोग हमारे जो ड्रग्स वाले रूल्स हैं उनको इन्फोर्स करें। सी डिस्को और स्टेट वाली अथॉरिटी को कहो कि भाई ढंग से काम करो यार, क्या कर रखा तुमने, ये रेगुलेटरी ओवरसाइट अच्छा करना पड़ेगा अपने को। पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लेके आई जाए कि यार पब्लिक भाई ऐसी चीज़ें मत यूज़ करो, अडल्ट्रेटेड ऑनलाइन खरीद कर चीज़ें मत खरीदो, ठीक।
रिगरस इन्फोर्समेंट होना चाहिए लॉज का। जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग रूल 1945, इनको रिगरसली इन्फोर्स करना है अपने को, ताकि एलिमिनेट किया जा सके ये गंदे और अडल्ट्रेटेड ड्रग्स को। फिर मैं कह रहा हूँ कि स्विफ्ट लीगल एक्शन बहुत तेज़ होना चाहिए, स्ट्रोंगर पेनल्टीज़। ठीक, किसके ऊपर होंगी ये उन पे होंगी जो कि दवाइयाँ बना रहे हैं और वो बात नहीं मान रहे गवर्नमेंट की, ये वो लॉज के हिसाब से नहीं चल रहे, वो कानून के हिसाब से नहीं चल रहे। फिर मैं मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा भाई, स्ट्रेंथेंड मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, टाइमली इंस्पेक्शन एंड फुल कंप्लायंस, स्पेशली इन हाई रिस्क रीजन। फिर मैं कह रहा हूँ लीगली इन्फोर्सेबल जीडीपी गाइडलाइंस। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस। तो गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस के लिए मैं लीगली इन्फोर्सेबल गाइडलाइंस लेके आऊँगा। ठीक, इन्हांस करूँगा, ये देखो ये तो ठीक है यार। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होना चाहिए। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी एजेंसीज जो हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, ताकि काउंटरफीट ड्रग्स के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके, ध्वस्त। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं करूँगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को इन्फोर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेशनल लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन लेके आऊँगा कि यार भाई लोगों आँख खोलो, हर जगह नकली दवाइयाँ बिक रही हैं, ये नकली दवाइयाँ मत खाओ, असली दवाइयाँ खाओ। ठीक है, ऑनलाइन मत खरीदो, लोगों से बेवकूफ़ मत करो, डॉक्टर से बात सुनो, डॉक्टर की बात मानो, डॉक्टर जो कहेगा उस ब्रांड की दवाई खरीदो तुम कम से कम। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, नेशनल अवेयरनेस कैंपेन लेके आएंगे टू एडुकेट कंज्यूमर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं काउंटरफिट मेडिसिन को। और अगर तुमको पता लग गया कि हाँ भाई ये मेडिसिन काउंटरफिट है तो उसको रिपोर्ट करो। फिर मैं कह रहा हूँ कि ट्राइबल गवर्नेंस नाम की एक चीज़ होती है, ट्राइबल गवर्नेंस भी एक चीज़ होती है। ट्राइबल गवर्नेंस इज द नेक्स्ट आर्टिकल। न्यूज़ में क्यों है, स्पेशल ग्राम सभा हेल्ड अक्रॉस 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस एंड टोलाज। स्पेशल ग्राम सभा हुई है 1 लाख ट्राइबल विलेजेस के अंदर। उन्होंने अडॉप्ट किया है ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन। मतलब जिन गांवों के अंदर 1 लाख गांव हैं या फिर टोला हैं, टोला भी बेसिकली गांव ही होता है। ठीक है, टोला रेफर्स टू हैमलेट या फिर नेचुरल सेटलमेंट विद इन अ लार्जर रेवेन्यू विलेज, जिसको हम लोग ऑफन डिफाइंड बाय स्पेसिफिक कास्ट और ट्राइबल लाइंस, इसको आदिवासी टोला भी बोलते हैं। बस ये ऐसे ही आपको पता लगे कि हाँ भाई टोला जो है वो विलेज ही होता है एक टाइप से। तो बेसिकली 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस ने कहा कि हम 2030 का हमारा ये विजन है भाई, और हर एक ने कर दिया डिक्लेयर कि 2030 में हमारा ये विजन है। ठीक, अब इतने सारे गांव हैं तो हर गांव का जाहिर सी बात है अलग अलग विजन होगा। इट इज़ पार्ट ऑफ आदि कर्म योगी अभियान। ठीक है, अब ये ट्राइबल विलेज विजन जो है 2030 वाला, ये क्या है, ये क्या फीचर्स क्या हैं। ये कह रहा है कि विलेज लेवल की प्रायोरिटीज़ पर ध्यान देंगे, हर गांव के अंदर जो उसकी विलेज की क्या ज़रूरतें हैं उस पर ध्यान देंगे। हर डिक्लेयर आउटलाइन करेगी कि ये गोल होंगे हमारे, हर गांव के ये गोल होंगे, किसके अंदर, एजुकेशन में ये प्राप्त करना है, हेल्थ में ये अचीव करना है, लाइवलीहुड के अंदर ये अचीव करना है, सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे विलेज लेवल पे। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं गाइस डिसेंट्रलाइजेशन एक टाइप से ना। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, मतलब एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो कि इन चीज़ों का ध्यान रखेगा, और इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, हर गांव के अंदर हम लोग बनाएंगे आदि सेवा केंद्र। क्या बनाएंगे गाइस, आदि सेवा केंद्र। ये केंद्र बेसिकली एक सेंटर होगा जिसके अंदर लोग आके अपनी बातें कर सकते हैं। इट इज़ सिंगल विंडो सिटीजन सर्विस सेंटर। इस आदि सेवा केंद्र के अंदर गांव के लोग ही हर हफ्ते के अंदर 1 घंटा अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये जो है ये वॉलेंट्री सर्विस होगी। और जो और 1 घंटा जो सर्विस होगी, इसको क्या बोल दिया इसने, आदि सेवा समय। मतलब गांव के आदमी का जो 1 घंटे का जो कंट्रीब्यूशन है, तो उस 1 घंटे को बोल दिया ये आदि सेवा का समय है आपका। अब मैं कह रहा हूँ कि आदि कर्मयोगी अभियान क्या है। आदि कर्मयोगी अभियान भी कोई ना कोई अभियान तो होगा ही यार। ये एक नेशनल मूवमेंट है ताकि डिसेंट्रलाइज्ड ट्राइबल लीडरशिप लेके आई जा सके,
और डिसेंट्रलाइज्ड ट्राइबल लीडरशिप एंड गवर्नेंस इकोसिस्टम लेके आया जा सके। ये संसार का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप प्रोग्राम है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि यार टॉप टू बॉटम अप्रोच की जगह मैं बॉटम टू टॉप अप्रोच लेके आऊँगा। गांव वाले लोग चीज़ें अपना खुद संभालें, ट्राइबल्स वाले लोग चीज़ें अपनी खुद संभालें, ठीक है। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप मिशन। जाहिर सी बात है, ट्राइबल्स की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो संभालेगा इसको। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं ट्रेन करूंगा और मोबिलाइज करूंगा 20 लाख ट्राइबल चेंज मेकर्स को अक्रॉस 1 लाख विलेजेस इन 550 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक। मैं विलेज विजन 2030 प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्शन प्लान लेके आऊँगा। देखो शांति सुनो, विलेज का मेरा विजन है 2030 के लिए, गांव मेरा ऐसा होना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं प्लानिंग करूंगा और डेवलपमेंट करूंगा, और ये सब चीज़ें कैसे करूंगा मैं, एक एक्शन प्लान होगा मेरा, ठीक है। प्लानिंग करूंगा और उसको कैसे डेवलप करूंगा, डेवलप करने का मेरा एक एक्शन प्लान है। लास्ट माइल कन्वर्जेंस एंड इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, कैप्चर एंड एम्पलीफाई वॉइसेस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। देखो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ लीडरशिप। ये आप मेंस में डाल के आ सकते हो। 3 पिलर्स हैं लीडरशिप के अंडर द आदि कर्मयोगी प्रोग्राम, ठीक है। आदि कर्मयोगी अभियान के अंडर देयर आर 3 पिलर्स ऑफ लीडरशिप। कौन कौन सा, कर्मयोगी, सहयोगी एंड साथी। अब ट्राइबल गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को फाउंड किया गया 1999 के अंडर। हो सकता है उस टाइम आप में से कोई एक आधा पैदा हो गया हो। इन्होंने कहा कि एक अप्रोच चाहिए कि हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। फिर कह रहा हूँ कि मैं बनाई गई, देखो पहले क्या आया, पंचायत आई। पंचायत को अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को पंचायत को है ना, ट्राइबल वाले एरिया के अंदर मेरे को पंचायत चाहिए। तो अब मैं ट्राइबल एरिया कैसे डिफाइन करता हूँ, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंडर जो एरियाज़ हैं वो ट्राइबल एरियाज़ हैं मेरे हिसाब से, शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, ठीक है। अब इन शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर अगर मेरे को पंचायत लेके आनी है तो मैं कहूँगा कि यार मैं पंचायत को एक्सटेंड कर रहा हूँ शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर। आई एम एक्सटेंडिंग दिस एक्ट फॉर द शेड्यूल्ड एरियाज ऑल्सो। पीसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 पीसा। ये कह रहा है कि मैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करूँगा कि वो सेल्फ गवर्नेंस कर सकें, अपने कोर बिलीव्स, वैल्यूज़ और वे ऑफ लाइफ को प्रिजर्व कर सकें। यही तो बात है कि मैं पंचायत लेके आ गया यार तुम्हारे ट्राइबल्स के अंदर, अब तुम अपना एक आदमी चुन लो, अपना एक सरपंच चुन लो, तो मैं तुमको पंचायत लेके आ गया। ये ग्राम सभा को एम्पावर कर रहा है, उनको अथॉरिटी दे रहा है खुद के रिसोर्सेज के ऊपर, लैंड ट्रांसफ़र, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें दे रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि 5th और 6th शेड्यूल, जैसे अभी मैंने बात किया, ये क्या करता है, ये ऑटोनॉमी दे रहा है ट्राइबल एरियाज़ को। सुनो मेरी बात ध्यान से। 6th शेड्यूल के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट वाले ट्राइबल एरियाज़ हैं वो कवर होते हैं। 5th शेड्यूल के अंदर बचे हुए इंडिया का जो भी ट्राइबल एरिया है वो कवर होता है। तो 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑटोनॉमी दे रहा है ट्राइबल एरियाज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब आप याद कैसे करोगे कि ये 4 स्टेट हैं। ये 4 स्टेट याद करने का सिंपल तरीका है AMTM, ठीक, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6th शेड्यूल के अंदर ये 4 स्टेट आते हैं। 5वें शेड्यूल की भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप लोग देख लेना, ठीक। वाइल द 5th शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट एक्सेप्ट इन द 6th शेड्यूल, ठीक। इस चीज़ के बारे में बात हो चुकी कि 5वें शेड्यूल वाले जो 5वां शेड्यूल जो है वो 6ठे शेड्यूल वाले ट्राइबल एरियाज़ को छोड़ के इंडिया के और सारे के सारे ट्राइबल एरियाज़ को मैनेज करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि कस्टमरी ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस जैसे आदिवासी सभा, ट्राइबल पंचायत, इन इंस्टीट्यूशंस को कंटिन्यू टू प्ले ए मीनिंगफुल रोल इन इंटरनल गवर्नेंस, कल्चर, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन ट्राइबल कम्युनिटीज़। कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इनके खुद की जो इंस्टीट्यूशंस थे ना ट्राइबल लोगों की, वो लोग वो इंस्टीट्यूशंस भी साथ चलते रहेंगे पंचायत इंस्टीट्यूशंस के। इतनी सी बात है। अब क्या ज़रूरत है, रीजन्स टू प्रमोट ग्रास रूट पॉपुलेशन इन गवर्नेंस। जो गांव के जो नीचे वाले लोग हैं, जो बिल्कुल बॉटम में हैं, उनकी क्या ज़रूरत है कि मैं गवर्नेंस में उनको लेके आऊँ। अगर मैं गांव का एक एक आदमी लेके आ गया गवर्नेंस के अंदर तो इट विल इंक्रीज़ द इंक्लूसिवनेस।
अगर पीपल जो हैं वो गवर्नेंस में आएंगे तो वो ज़्यादा कनेक्टेड और वैल्यूड फील करेंगे। जैसे सोशल ऑडिट इन मनरेगा, तो इसमें लोकल कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हो गई, ठीक, जैसे पुअर लोग हो गए, तो चेक हाउ फंड्स आर यूज्ड एंड इंश्योर देयर नीड्स आर एड्रेस्ड। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं हर इंसान को लेके आऊँगा किसके अंदर, गवर्नेंस के अंदर, तो ट्रस्ट बिल्डिंग होगा। सिटीजन पार्टिसिपेशन की वजह से क्या होता है, ट्रस्ट आता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है। जैसे ग्राम सभा के अंदर लोग इन्वॉल्व हो गए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो लोग सोचेंगे कि हाँ भाई ट्रस्ट बन रहा है। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। जैसे आरटीआई जो है उसने सिटीजन्स को अच्छा खासा एम्पावर कर दिया है, उसकी वजह से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक। तो अब मैं आरटीआई अप्लाई कर दूंगा तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो चौकन्ना रहेगा, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी मेरे लिए अकाउंटेबल है, ठीक है, और गवर्नमेंट की एजेंसीज भी मेरे लिए अकाउंटेबल है। जाहिर सी बात है आरटीआई के थ्रू मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह रेज कंसर्न्स, जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू जो आम आदमी है, कॉमन पीपल है, उसको मौका मिल जाता है अपने ओपिनियंस को सामने रखने में कि भाई अगर तुम यहाँ पे ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करोगे, अगर तुम मेरे यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, तो इसकी वजह से मेरे सोशल और एनवायरमेंटल थिंग्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो लोग अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं कि ये कैसे कर रहे हैं, हम लोगों को इन्वॉल्व करके कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल के लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह सोशल जस्टिस एंड रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन, जाहिर सी बात है। तो जो ओल्ड एज मार्जिनलाइजेशन था, एम्पावरिंग देम इन लीडरशिप रोल्स, वो खत्म, मतलब ओल्ड एज जो लंबे टाइम से चले आ रहा मार्जिनलाइजेशन था वो ख़त्म हो जाएगा और उनको लीडरशिप रोल्स में एम्पावर करेगा, ठीक। इतनी सी बात थी। अब ये इश्यूज़ हैं स्टेप टूवर्ड्स अ ट्राइबल डेवलपमेंट। चलो देखते हैं व्हाट आर द इश्यूज़। पीसा इम्प्लीमेंटेशन के अंदर गैप है भाई, बहुत से स्टेट जो हैं दे आर स्लो टू अडोप्ट द पीसा प्रोविजंस। पीसा प्रोविजंस को स्टेट को अडोप्ट करना है, लेकिन बहुत से स्टेट्स अडोप्ट नहीं किए हैं अभी। और लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कैपेसिटी अमंग द लोकल ऑफिशियल्स एंड कम्युनिटीज़ अबाउट देयर राइट्स अंडर पीसा। ऑफिशियल और कम्युनिटीज़ के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है यार कि उनको क्या राइट्स मिलेंगे पीसा के अंडर। एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे इस लाइन को पढ़ो एक बार। डिस्पाइट बीइंग फॉर्म्ड इन 1996 झारखंड इज़ येट टू इम्प्लीमेंट पीसा। झारखंड 2000 में बनाया गया था भाई, तो यहाँ पर थोड़ा ये गलत है। झारखंड वॉज फॉर्म्ड इन 2000 बट पीसा वॉज इम्प्लीमेंटेड, या फिर पीसा केम इनटू फोर्स इन 1996। तो कह रहा है कि पीसा जो एक्ट है 1996 में आया था और झारखंड 2000 के अंदर जो है फॉर्म हुआ था। तो झारखंड ने अब तक जो है वो पीसा एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और झारखंड तो बनाया ही इसलिए गया था कि भाई हमारे पास यहाँ पर ट्राइबल्स हैं, इनकी देखभाल करनी है हमें, और उसके बावजूद भी पीसा जो है अभी तक नहीं बना है। लिमिटेड वॉइस इन डिसीजन मेकिंग, स्टडीज़ ने ये पाया है कि जो ग्राम पंचायत सिस्टम है ना, डज नॉट इंश्योर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइबल वॉइसेस, या फिर ग्राम पंचायत सिस्टम जो है इट इज़ अनेबल टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, ठीक। फिर देखो, जब अब तुम 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल पढ़ोगे लक्ष्मीकांत के अंदर, तब आएगी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी मतलब ये जो ये 5th शेड्यूल के अंदर जो बन रही है, 5th शेड्यूल स्टेट्स, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी प्योरली एडवाइजरी है यार, ये किसी काम की नहीं बची। मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक ट्राइब्स के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाई है जो ट्राइब्स के भले के बारे में सोचेगी, लेकिन उसकी एडवाइस तो एडवाइस है, सिर्फ एक राय है, उस एडवाइस का कोई मतलब नहीं है। वो कहीं पे ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही कि हाँ तुमको माननी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है, ये बाइंडिंग है, ऐसा नहीं है। तो ट्राइब्स एडवाइजरी जो काउंसिल है उसकी जो एडवाइस है वो सिर्फ एडवाइजरी है, तो इसका कोई काम ही नहीं बचा। लैंड एलियनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत से एरियाज में ट्राइबल्स आर वल्नरेबल टू लूजिंग देयर लैंड। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ गए हैं यार। इवन इन रीजन्स विद स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस, जैसे 6th शेड्यूल वाले एरियाज, लैंड एलियनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल पीपल हैव बीन ऑब्जर्व्ड। फिर मैं कह रहा हूँ कि वेलफेयर पॉलिसीज जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। जो स्कीम्स ट्राइबल वेलफेयर को टारगेट कर रही हैं, जैसे फॉरेन राइट्स एक्ट,
ये इनका भी एग्जीक्यूशन बहुत बार वीक रहता है। Over 38% of the FRA claims for over 38% of the FRA claims for land have been rejected till November this। फिर मैं देखो व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन। अगर मैंने तुम्हारे इस पेज के ऊपर यहाँ पे एक मार्जिन बना दी तो मार्जिन के अंदर तुम चीज़ें लिखोगे फालतू की, और दिस इज द मेन थिंग ऑफ द पेज। मतलब मैंने क्या किया, किसी को मार्जिन पे रख रखा है, सोसाइटी के मार्जिन पे हैं ये। तो सोशियो और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, पॉवर्टी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई है ट्राइब्स के अंदर। 45% ऑफ ट्राइबल जो हैं वो रूरल एरिया के अंदर हैं, और 24% जो अर्बन एरिया वाले हैं ट्राइबल्स वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर रह रहे हैं, गरीब हैं यार वो। बहुत से लोगों को मैनी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ड्यू टू लो एजुकेशन लेवल। लिटरेसी रेट जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर इज 72.1% अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022। अब देयर आर सर्टेन स्टेप्स टूवर्ड्स ट्राइबल डेवलपमेंट। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, इनके बारे में देखते हैं एक एक करके। 6 स्टेप हैं, ठीक, जो अपने पास मैगजीन में दे रखे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। मतलब क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, मतलब प्रधानमंत्री जनमन, प्रधानमंत्री जनमन। ये क्या है, ये एक इनिशिएटिव है किस चीज़ के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTG। ठीक, बेसिकली PM जनमन क्या है, एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक इनिशिएटिव है। और किसका डेवलपमेंट करेगा ये करेगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का। ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं PVTG, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें आएगा, इत्मीनान से पढ़ना इसको क्या चीज़ है। ठीक, उसके अलावा क्या है अपने पास, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ग्राम मतलब गांव, जनजातीय मतलब बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये किसके लिए हो गया, ट्राइबल्स के लिए हो गया। इसका उद्देश्य यह है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो सेलेक्टेड ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस के अंदर बढ़िया हो सकें। क्या कह रहा है, हम लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस बढ़िया हो सके। ठीक, ये कौन से ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस में हम लोग करने वाले हैं, ऐसे विलेजेस जहाँ पे पॉपुलेशन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 500 और मोर, और एट लीस्ट 50% वहाँ पे ट्राइबल रेजिडेंट्स हों। इसके अलावा विलेजेस इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जिसके अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन जो है 50 या फिर 50 से ज़्यादा हो। फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है, मेरे को एक एक्शन प्लान लेके आना है। एक्शन प्लान लेके आना है किस चीज़ के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए। मतलब डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब जाहिर सी बात है किसके अंडर आएगा, ये जाहिर सी बात है इट इज़ अंडर इट बिसाइड्स मिनिस्ट्री। देखो सुनो, मैं थोड़ा सा बहक गया था। ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अलावा अराउंड 41 मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स वो अलोकेट करेंगी कुछ पैसा, किस चीज़ के लिए, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। मतलब ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ साथ और जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैं दे आर एलोकेटिंग कुछ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल बजट एवरी ईयर, किसके लिए, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। फिर कह रहा हूँ कि मैं बना रहा हूँ आदर्श ग्राम योजना। मतलब ट्राइबल्स के लिए मैं, आदर्श का मतलब क्या होता है, आदर्श का मतलब कोई चीज़ बिल्कुल आइडियल है, कोई बिल्कुल मॉडल है, मतलब भाई ये बेस्ट चीज़ है। और आदि मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आदर्श ग्राम योजना, ग्राम मतलब गांव। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली जो विलेजेस, ऐसे विलेज जिनके अंदर सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसके अंदर, आदर्श ग्राम के अंदर। ठीक, मतलब मॉडल विलेजेस बना देंगे, कवरिंग अबाउट 40% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक, फिर मैं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ट्राइबल्स में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए हमारे पास है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल।
एकलव्य आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी। महाभारत के अंदर एकलव्य एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, किसका, गुरु द्रोणाचार्य का। और गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो उनसे उसका अंगूठा मांग लेते हैं गुरु दक्षिणा में। और एकलव्य क्या था उस टाइम, एकलव्य बेसिकली ट्राइबल स्टूडेंट था। तो उसी के नाम पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाया गया है। नेशनल फेलोशिप स्कीम बनाई गई है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। उसके अलावा टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम है। ये सब चीज़ें हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी है ट्राइबल्स के अंदर। तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए हमारे पास वन धन विकास केंद्र, मतलब वन का धन, वन के अंदर क्या धन लग रहा है यार, वन के अंदर वन से निकलने वाली जड़ी बूटियाँ, मेडिसिन्स, ठीक है, ये सब चीज़ों का केंद्र बना दिया अपन ने, सेंटर, ठीक। मतलब इस जगह जाएंगे, यहाँ पे जो अपने ट्राइबल्स हैं या फिर फॉरेस्ट पर रहने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट से जो सामान लेके आएंगे और यहाँ पे बेचेंगे, ठीक। तो क्या कह रहा है कि ये तो ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वन धन विकास केंद्र। तो हमने 4465 वन धन विकास केंद्र बनाए हैं 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, इसी तरह ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राईफेड, इसके अराउंड 118 आउटलेट हैं, ठीक है, विद 118 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स। फिर ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन के बारे में जो है आप लोग देखना, इसको आराम से बैठ के इसके बारे में विचार विमर्श करना कि पूरे आर्टिकल में क्या बात की गई है। और मैं इस कंक्लूजन पे आप लोगों को स्वयं पहुंचना चाहिए, ठीक है, स्वयं, कि यार पूरी चीज़ पढ़ने के बाद मैं तुमसे बाद में कहूँ मैंने पूरी रामायण अब तुमको बता दी, और लास्ट में रामायण के बाद मैं तुमसे पूछूँ कि रावण जो है वो बढ़िया था या ख़राब था, तो ये तो कंक्लूड तुम कर पाओगे ना अगर आपने रामायण पढ़ी है तो। फिर कह रहा हूँ कि न्यूज़ इन शॉर्ट्स की मैं बात करना चाहूँगा। तो फर्स्ट आर्टिकल इज़ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स। अभी नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ अपन ने ये रूल्स आए थे, जिसके अंदर जो ये आलतू फालतू की गेमिंग ऐप्स थी जिसके अंदर पैसे का सट्टा लगाया करते, वो सारी गवर्नमेंट ने बैन कर दी। तो ये उस एक्ट के लिए अपन ने क्या बनाई है, उस एक्ट के लिए अपने रूल बनाया है। आप लोगों को सभी को पता होगा, जैसे जैसे अपन लोग चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि मैं पहले एक एक्ट बनाऊंगी और इस एक्ट में जो चीज़ें मेरे को और ज़्यादा बढ़ानी है उसके लिए रूल्स बनाऊंगी, ठीक है। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट बनाएगी रूल्स। तो क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ने अभी रूल्स नोटिफाई किए हैं ताकि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को ऑपरेशनलाइज कर सके, ठीक। थोड़ी देर पहले अपने प्रिजन्स की बात की थी, तो प्रिजन्स के लिए एक अपने पास एक्ट भी था, उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए थे। इसी तरह अलग अलग एक्ट के हिसाब से एक एक्ट बनता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग रूल्स बनाते हैं। तो क्या हुआ, इस वाले एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको अपन ऑपरेशनलाइज करने के लिए इसके अभी रूल्स बन के आए हैं, ठीक। तो ये एक्ट क्या कर रहा है, इस एक्ट के बारे में अपन ने लास्ट मंथ में पढ़ा था कि ये बेसिकली ऑनलाइन गेम्स को कैटेगराइज कर रहा है कि ऑनलाइन गेम अलग अलग टाइप के होते हैं, ई स्पोर्ट्स गेम, ऑनलाइन सोशल गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स। और इस एक्ट ने क्या किया था, ये एक्ट बेसिकली इसने सारे के सारे ऑनलाइन मनी गेम्स को प्रोहिबिट कर दिया था, जैसे पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स, ठीक है, इस चीज़ों को बैन कर दिया था। उसके अलावा कह रहा है कि इट इज़ अलाउिंग ओनली ऑनलाइन सोशल गेम और ई स्पोर्ट्स गेम। देखो एग्ज़ाम में प्रीलिम्स के अंदर UPSC गेम खेल सकता है। UPSC आपसे हो सकता है सिर्फ ये कहे कि अभी जो है हमारे पास वी हैव ओनली ई स्पोर्ट्स गेम जो हैं वो अलाउड हैं, तो यहाँ पे आप गलत कर दोगे अगर एग्ज़ाम में। तो फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तो हमको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन सोशल गेम और ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स गेम जो हैं दोनों के दोनों जो हैं गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखे हैं, और जो पैसे वाले गेम थे जिसमें सट्टा लग रहा है वो है बैन कर दिए, जिसमें जुआ खेला जा रहा है वो बैन कर दिए। फिर कह रहा है कि ये रूल्स जो हैं ये कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो रूल बनाया है, रूल क्या कह रहे हैं कि देयर शैल बी एन ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके लिए मैं एक अथॉरिटी बनाता हूँ कि मैं ऑनलाइन गेमिंग को कैसे कंट्रोल करूँगा। ये क्या करेगी, ये रेगुलेट करेगी ऑनलाइन गेम्स को, और जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसके लिए एक रजिस्ट्री मेंटेन करेगी। मैं कह रहा हूँ कि भाई एक मैथमेटिक्स का रजिस्टर लगा लो। तो ये क्या कह रहा है, ये अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी क्या करेगी, ये रजिस्टर बनाएगी कि भाई इस रजिस्टर में मैं नाम चढ़ा रहा हूँ कि ये वाला गेम है, ये वाला गेम है, ये वाला गेम है, पूरी लिस्ट बना रही है बेसिकली, और डिसाइड करेगी कि वो गेम लीगल है कि नहीं है। अगर वो इलीगल है तो उस पर पेनल्टीज़ इम्पोज करेगी। फिर कह रहा है कि इसके अंदर एक चेयरमैन होगा और उसके अलावा 5 अदर मेंबर्स होंगे फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़,
ठीक। फिर मैं कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ गेम्स, क्या कह रहा है कि सोशल गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स इनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। सही बात है यार, रजिस्ट्री अगर ये रजिस्टर मेंटेन कर रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन भी इसी के पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको मिलेगी एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक। फिर मैं कह रहा हूँ कि 3 टीयर्ड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगर किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई समस्या है, उसको अपने ग्रीवांस रिड्रेस करने के लिए, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ कोई ग्रीवांस रिड्रेस करने के लिए एक 3 टीयर्ड स्ट्रक्चर बना दिया है। मतलब पहले आप एक जगह पहुंचोगे, अगर यहाँ पे आपका ग्रीवांस रिड्रेस नहीं हुआ तो आप एक अगले टीयर पे पहुंचोगे, और फिर अगर यहाँ से भी नहीं हुआ तो आप 3rd टीयर पे पहुंचोगे। ठीक। फिर कह रहा है कि हर रजिस्टर्ड ऑनलाइन गेम या फिर ई स्पोर्ट प्रोवाइडर एक फंक्शनल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को मेंटेन करेगा। मैंने क्या किया, मैंने एक गेम डेवलप कर दिया। गेम का नाम है संकल्प गेम। ठीक है, अब मैंने जाकर रजिस्टर करवा दिया अपने आप को ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के पास। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे यूज़र हैं, मान लो कि आप मेरे यूज़र हो, आप मेरा गेम यूज़ कर रहे हो, आप संकल्प गेम को यूज़ कर रहे हो, आप संकल्प गेम खेल रहे हो, और आपको कोई इशू आ गया तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आओगे मेरे द्वारा मेंटेन की गई एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म में आप अपना अपील करोगे। ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म मेंटेन किया है उससे आपको दिक्कत है, आप फिर कहाँ जाओगे, तो आप अपील करोगे ग्रीवांस अपीलेट कमेटी के पास जाके, और इसके बाद भी आपकी समस्या ठीक नहीं है तो आप इस अथॉरिटी में अपील करोगे। किसके अंदर, ऑनलाइन गेमिंग क्या है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, इस अथॉरिटी के अंदर। अगर वॉयलेशन, क्या कर रहा है कि ड्राफ्ट रूल्स प्रपोज कर रहे हैं, क्या प्रपोज कर रहे हैं, टू मेक वॉयलेशंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड होल्ड द एंटायर कंपनी स्टाफ लायबल फॉर फैसिलिटेटिंग एनी ब्रीच। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ गड़बड़ कर दी है, संकल्प गेम कंपनी ने कोई गड़बड़ कर दी है, कोई रूल्स को वॉयलेट कर दिया है, तो दिस विल बी ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो इस संकल्प गेमिंग के मालिक के लिए क्या हो जाएगा, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, और मेरी पूरी की पूरी कंपनी का स्टाफ जो है वो लायबल होगा अगर कोई भी ब्रीच होता है, तो कोई भी लॉ वगैरह रूल ब्रीच होता है तो। और इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग रिस्क। सबसे पहले कह रहा है कि जो इलीगल साइट या ऐप हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है अंडर द IT एक्ट 2000 के तहत। भारतीय न्याय संहिता पेनलाइज कर रहा है अनलॉफुल गेमिंग और साइबर क्राइम्स को। IGST एक्ट जो है वो रेगुलेट करता है इलीगल या फिर ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को। इसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोहिबिट कर रहा है मिसलीडिंग एंड सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स को। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स अपन ने पहले पढ़ी हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर, विज़न की करंट अफेयर में ही सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बात की थी भाई, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैग पाइपर के सोडे का आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, लेकिन बैग पाइपर के सोडे के एडवर्टाइजमेंट की वजह से बैग पाइपर की जो शराब है उसका एडवर्टाइजमेंट हो। इसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक, तो ये प्रोहिबिट करता है मिसलीडिंग या फिर सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स को। फिर मैं कह रहा हूँ पोस्टल बैलेट। व्हाट इज़ पोस्टल बैलेट? देखो, एक तो आप वोटिंग वाले दिन जा रहे हो वोट डालने, जहाँ पे वोट गिर रहे हैं, मतलब जहाँ पे वोटिंग हो रही है वहाँ पे जाके वोट डालने जा रहे हो। एक मैं कह रहा हूँ कि यार मैं कुछ स्पेशल इंसान हूँ, मेरे घर पे चीज़ें भेज दो, मैं मेरे घर पे बैठ के वोटिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं पोस्ट के थ्रू वोटिंग करूँगा, तो उसको बोल दिया पोस्टल बैलेट। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया है, वो कह रहा है कि EVM के सेकेंड लास्ट पेनल्टीमेट राउंड ऑफ EVM काउंटिंग शैल बी टेकन अप ओनली आफ्टर कंप्लीट काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट। ठीक है, समझ में आई कुछ बात? अकॉर्डिंग टू ECI नोटिफिकेशन, ECI की नोटिफिकेशन के अंदर क्या कह रहा है कि EVM जब तुम काउंट कर रहे हो तो उसका सेकंड लास्ट जो राउंड है ना काउंटिंग का, उससे पहले जितने भी पोस्टल बैलेट वाले वोट्स हैं उसको काउंट कर लो। पोस्टल बैलेट मैंने बता दिया कि जो वोट मैंने पोस्ट के थ्रू भेजे हैं उनकी बात हो रही है। चलो पोस्टल बैलेट देख लेते हैं क्या होता है। ये वोटर्स को अलाउ करता है कि वो अपने वोट्स कास्ट कर सकें ऑन एन इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट। इसका मतलब उस वोटर को विजिट नहीं करना पड़ेगा पोलिंग स्टेशंस पे फिजिकली।
ठीक, मेरे को जाके पोलिंग स्टेशन पे फिजिकली विजिट नहीं करना है। मेरे पास आएगा एक पूरा का पूरा सिस्टम, उसको मैं पोस्ट करूँगा और फिर उसके हिसाब से मैं वोट मेरा गिर जाएगा। क्या कह रहा है कि गवर्न, और ये पूरा जो पोस्टल बैलेट है, इट इज़ गवर्नड बाई कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और पोस्टल बैलेट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, जैसे मान लो, लेट अस अज्यूम माय फादर इज़ इन गवर्नमेंट सर्विस, ठीक, और उसके बाद जिस दिन इलेक्शन है उनकी ड्यूटी लगी इलेक्शन में मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर, तो वो उस दिन वोटिंग की इलेक्शन में ड्यूटी देंगे, ना कि वो आके अपना वोट डालेंगे। ठीक है, तो इस केस के अंदर ये हो रहा है। देखो एक सेकंड, ये मेरे को एक मोमेंट, तो फ़ोन आ रहा था मेरा तो डिस्ट्रैक्शन हो गया। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है। सर्विस वोटर, स्पेशल वोटर, एब्सेंटी वोटर्स। मतलब एब्सेंटी वोटर्स कौन से, ऐसा इंसान जो 85 साल से ऊपर का है भाई, और वो जाके फिजिकली वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे लोग वोट्स डालेंगे। दोज अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, सही बात है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है, और एंड इलेक्शन ड्यूटी पर्सोनल, ये सारे इनको सबको एलिजिबिलिटी है पोस्टल बैलेट की। फिर मैं कह रहा हूँ कि सर्विस वोटर्स और स्पेशल वोटर्स कौन कौन से होते हैं। सर्विस वोटर्स यानी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोस्टेड अब्रोड, ये सारे लोग सर्विस वोटर्स का पार्ट हैं। और स्पेशल वोटर्स जैसे प्रेसिडेंट जो है, उसको ज़रूरत नहीं है जाके वो जहाँ पे वोट गिर रहे हैं, मतलब जहाँ पे वोटिंग हो रही है पोस्टल, वहाँ जाके वो वोट डालें। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड अदर हाई रैंकिंग डिग्निटरीज एंड देयर स्पाउसेस, ये सारे के सारे पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वोटिंग कर सकते हैं। तो दिस वॉज द आर्टिकल and this was what this is अपना पॉलिटिका सेक्शन, and in the next session we are going to cover the international relations. Till then, bye bye, tata, take care, shaba khair, jai hind.